अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं पढ़ने वाली हूँ अंकबूत बाय नूर राजपूत, एपिसोड 7। तो चलो चलते हैं नावल के जानिब। अंकबूत मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस नंबर 7। क्या कभी आपने अंकबूत यानी मकड़ी को जाला बनते देखा है। ये मकड़ी जाल बनाने का फैसला करती है तो वो एक मुनासिब जगह तलाश करती है जहाँ उसका शिकार मिलने की उम्मीद हो। ये जगह अक्सर दरख्तों, झाड़ियों या दीवारों के करीब होती है। फिर मकड़ी अपने पीछे की तरफ चलकर अपने जिस्म से एक धागा छोड़ती है। ये धागा हवा में लटक जाता है और मकड़ी इसे अपने पैरों से पकड़ लेती है ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। मकड़ी फिर धागों को मुख्तलिफ जावियों में खींचकर जाल की शक्ल देती है। ये धागे मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं जैसे कि दायरे या मसलस, और इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर एक मजबूत जाल बनाया जाता है। मकड़ी अपने जाल को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ धागों का इस्तेमाल करती है। ये धागे खास प्रोटीन से बने होते हैं जो उन्हें लचकदार और मजबूत बनाते हैं। मकड़ी अपनी जाल की देखभाल भी करती है। अगर कोई धागा टूट जाए या जाल खराब हो जाए तो उसे दोबारा बनाती है, और फिर जब जाला बुन लिया जाता है तब वह शिकार का इंतज़ार करती है। जब कोई कीड़ा जाल में फंस जाता है तो मकड़ी फ़ौरन हरकत में आती है और शिकार को पकड़ लेती है। क्या आपने इससे बेहतरीन शिकारी कहीं देखा है जो शिकार के लिए पूरा घर बनाए, इतनी मेहनत करे, इतना बड़ा जाल बिछाए? नहीं। अगर नहीं तो आप यकीनन इस कहानी में देखने वाले हैं। हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, जहाँ फजर मराज, वो नाम जिसमें कोई झुका हुआ हर्फ नहीं, सारे खड़े हुए हर्फ सरिये की तरह अकड़ा हुआ। जहाँ झुकना नाम में नहीं था, फिर जात में कहाँ से आता। वो खूंखार नजरें लिए सफदर को घूर रही थी। प्रोजेक्ट रूम में वो सुर्ख मतवरम चेहरा लिए खड़ी थी। गर्दन की नसें फूली हुई थी, शोले उगलती आंखें और बिगड़ते तासुरात। उसका बस नहीं चल रहा था वो सफदर को कच्चा चबा जाए। ये क्या बकवास है। मौसम गर्मा का आगाज़ था और मई में ही शदीद गर्मी शुरू हो चुकी थी। रूम में इस वक्त चंद स्टूडेंट्स थे जो अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हल्के जर्द रंग का कोऑर्ड सूट पहने, हमरंग स्कार्फ गर्दन में दोनों जानिब से आगे लटकाए वो सफदर को घूरती डायन लग रही थी। बाल जूड़े में कैद थे जिनमें पेंसिल अटका रखी थी। जूड़े से निकलते लटे चेहरे के दोनों जानिब झूल रही थी और सर पर ऐनक जमी थी। बड़े से मेज पर कई तरह के रंग, कई तरह की मोती, काफ़ी सामान रखा था। तुम जो कपड़ा मांग रही हो वो आम मार्केट्स में नहीं मिलता है, अच्छा खासा महंगा कपड़ा। उसकी बात बीच में ही रह गई। फजर ने एक झटके से बैग की जिप खोली। बैग में कैश की सूरत पैसे थे, हज़ारों में। उसने आज ही 1 लाख निकलवाया था। उसकी सैलरी आ गई थी। अगले ही लम्हे उसने पैसे निकालते सफदर के मुंह पर दे मारे। ये बहुत अचानक हुआ था, इतना कि सफदर को समझने का मौका भी नहीं मिला। वो साकित रह गया, चेहरे का रंग फक हुआ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो, ये भी ले लो, ये लो। 1 लाख में कपड़ा आ जाएगा ना? वो हजियानी अंदाज में पैसे निकाल निकाल कर उसके जानिब फेंक रही थी। दूसरे लफ्ज़ों में कहना मुनासिब होगा कि उसके मुंह पर दे मार रही थी, जबकि सफदर ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था फजर का रद्दअमल इतना शदीद होगा। तुम्हें क्या लगता था प्रोजेक्ट पर लगने वाले पैसे सिर्फ तुम्हारे होंगे? मैं अपनी सैलरी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम। उसने जब्त से जबड़े भींच लिए। सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाले थे। वो सबसे पीछे थी और फजर मराज को पीछे रह जाना से खौफ आता था। ऐसी बात नहीं है फजर, दरअसल रईस टेक्सटाइल के अलावा वो कपड़ा कहीं और से नहीं मिल सकता। और मसलहती अंदाज में आगे बढ़ा, खुश्क लबों पर जुबान फेरी। वही टेक्सटाइल जिसके तुम्हारे ख़ानदान से मुरासिम है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल। उसने हाथ ऊपर उठाया, अंगूठे और पहली उंगली को जोड़कर कहा। चेहरे पर अभी तक बेयकीनी थी, गला रुंध गया। सफदर की नाअहली पर रोना आ रहा था। अगर उसका बाप एक फ़ोन कॉल कर देता तो उन्हें बेहतर से बेहतरीन कपड़ा मिल जाता। फ़ोन करना मुश्किल नहीं था। सफदर ने फ़ोन नहीं करवाया, ये भी दुख नहीं था। दुख ये था कि वो संजीदा नहीं था। वो सब कुछ फजर पर छोड़कर वो अयाशिया कर रहा था। सफदर के चेहरे पर साया सा गुजर गया। वो नहीं जानता था फजर पूरी तहकीक किए बैठी थी। इस डायन को कैसे हल्का ले लिया मैंने। ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मौत वाज़े नज़र आ रही थी। फजर मराज बख्श देने वालों में से नहीं थी। वो अब अपनी चादर और बैग उठा रही थी। सब कुछ वहीं मेज़ पर पड़ा रह गया। सफदर के कदमों में बैंक से निकलवाए गए नए नकोर नोट अपनी नाकदरी पर रो रहे थे। एक जानिब कपड़े का थान पड़ा था। वो अब उसे देख भी नहीं रही थी। तनफन करती दरवाजे की जानिब बढ़ी। फजर मेरी बात सुनो। वो उसके पीछे लपका। तुम्हारी बातें सुनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ मैं। झटके से मुड़ते वह दहाड़ी।
सफदर सहम कर पीछे हुआ। वो गुस्सा करती थी लेकिन दूसरों के सामने चीखती चिल्लाती नहीं थी। या तो उसे सदमा लगा था या फिर गर्मी दिमाग पर चढ़ गई थी और अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पूरी कुव्वत से दरवाज़ा वापस दे मारा। उसके बाहर निकलते ही सांस रुके। कुछ फासले पर तमाशाई देखते स्टूडेंट्स का कहका बुलंद हुआ। सफदर ने खफ्फत से कान खुजाए। ऐसी ज़हीन और खूबसूरत बलाओं से दूर रहना चाहिए वरना कब तुम लुढ़क जाओ कुछ पता नहीं चलता। सामने बैठे उसकी क्लास फेलोज गले पर हाथ फेरा। उनका पूरा ग्रुप मौजूद था। वो अपने मेज़ पर सामान फैलाए बैठे थे। तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए फजर ही पार्टनर मिली थी? छोटी बालों वाली लड़की ने नखवत से बोली। वो खामोशी से सुने गया, बोला कुछ नहीं। फिर अपने मेज़ की जानिब वापस आया और अब नीचे बिखरे पैसे को उठा रहा था। पैसे वो यूं उछाल कर गई है जैसे तुम कोई नाचने गाने वाले हो। वो उसके हिस्स उठा रहे थे। सफदर का चेहरा सुर्ख पड़ा। वैसे वो तुम्हें नरगिसी आदमी कहती है, कहीं तुम उन वो झटके से मुड़ा। बकवास बंद करो अपनी। मारे जब्त के चेहरा सुर्ख पड़ गया। हित्तक और शर्मिंदगी ने आ घेरा। फजर ने किसी के सामने उसे कभी नरगिसी आदमी नहीं पुकारा था और उसका नरगिसी आदमी कहना भी बुरा नहीं लगता था। पर यह बात बाहर कैसे निकली? खून खोल उठा। हम तो वही कह रहे हैं जो सच है। देख लेना, इस गुरूर के साथ वो मुंह के बल गिरेगी और साथ में तुम्हें भी गिराएगी। तुम लोग सबसे पीछे हो, फेल होने के लिए तैयार हो जाओ। लड़कियां उससे खार खाती थीं। वो लड़कियां जिनके पास सब कुछ था, अगर नहीं था तो साफ गोई, जो फजर के पास थी। वो अब तेज़ी से पैसे इकट्ठे करके बैग में उड़ेस रहा था। डायन बैग में इतना कैश लेकर घूमती है? वो अब बड़बड़ा रहा था। फिर मेज़ पर रखा सामान समेटने लगा। अब समझ आया था वो इतना गुस्सा क्यों थी। जब सब उसे गिराना चाहते हों और वो अकेली खड़ी हो, ऊपर से उसका पार्टनर इतना लापरवाह हो, किस गधे को गुस्सा नहीं आएगा? वो तो फिर फजर मराज थी जो गुस्सा नाक पर जमाए घूमती थी। फिर वो बैग उठाता बाहर निकल आया। गर्म हवा के थपेड़े ने उसका इस्तकबाल किया। रात देर तक वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहा और फिर दोपहर तक सोया रहा। ये कपड़ा भी उसके मुलाजिम को भेजकर मंगाया था। उसे भरोसा था फजर कर लेगी, लेकिन वो भूल गया था कि फजर को परफेक्शन का कीड़ा है। उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई खोट नहीं। वो अब राहदारी में तेज तेज चलता कैफ़े की जानिब बढ़ रहा था। फ़ोन कान और कंधे के दरमियान दबाए वो किसी से बात कर रहा था और जानता था फजर वहीं मिलेगी। कुछ देर बैठकर खुद को पुरसुकून करेगी ताकि किसी का कत्ल करने से बच जाए और फिर खुद कपड़े की मार्केट्स में ख्वार होगी। कैफ़े में मेज़ के गिर्द टोलियाँ बनाए बैठे स्टूडेंट्स खुशगपियों में मसरूफ़ नज़र आए। कई लड़कियां असाइनमेंट्स डिस्कस कर रही थीं तो कई दूसरी लड़कियों को। गर्ल्स के हर कोई मसरूफ़ था। फजर उसे निस्बतन पुरसुकून गोशे में बैठी नज़र आई। ज़ोर ज़ोर से टांगे झल्ला रही थी। परेशानी वाज़ेह थी। उसके सामने ठंडे पानी की बोतल खाली रखी थी। यकीनन वो सारा पानी गुस्से बुझाने के लिए गटागट पी गई होगी। सफदर कई दुआएं पढ़कर खुद पर फूंकते उसकी जानिब बढ़ा और फिर बैग कंधे से उतारते मेज़ की दूसरी जानिब उसके सामने बैठ गया। उसने सफदर को नहीं देखा। वो उस वक्त उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। वो अभी बोलने को पर तोल रहा था जब बीरा मिड मार्गरेट का ग्लास ले आया और फजर के सामने रख दिया। एक मेरे लिए भी प्लीज़, वह बीरे से कहता फजर की जानिब मुतवज्जा हुआ। आंखें और चेहरा सुर्ख था। आई एम सॉरी, वो सुलह कर लेता था, डांट डपट खाकर, गालियाँ सुनकर। हरकतें ही ऐसी थी। वो हमेशा सॉरी कर लेता था। फजर ने जबड़े मज़ीद भींच लिए। देखो, ये गिलास उठाकर मेरे सर में ना मार देना, मेरा सर नाजुक है, फट जाएगा। वो मासूमियत से आंखें पटपटाते बोला। फजर ने घूरी से नवाजा। वो संजीदा थी। कमबख्त, गुस्सा जब्त करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बुज़दिल लोग नहीं कर सकते। सीरियसली मुझे नहीं पता था यार। क्या नहीं पता था तुम्हें? आंखें उसे सालिम निगलने को तैयार थी। आवाज़ में दबदबा गुस्सा था। भवें सुकेड़े हुए थी। बोलो, क्या नहीं पता था? वो दोनों हाथ मेज़ पर रखे, आंखें उसकी आंखों में गाड़े वो उसकी जानिब झुकी। सफदर का दिल उछलकर हलक में आया। अगर फजर मराज ने यहाँ भी बेइज्जती कर दी तो सबके सामने किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा वो। ये नहीं पता था कि मैं कैसा काम करती हूँ, या ये नहीं पता था कि तुम्हें भी पैसे दे दूँगी। तुम्हें ये सारा खर्चा अपनी जेब से नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। वो नज़र चुरा गया। झूठ बोलकर उससे पनाह नहीं मिल सकती थी। हाँ, सच बोलकर जान बचाई जा सकती थी। मैं ज़रा सी सुस्ती कर गया था, अब नहीं करूँगा। दोनों हाथ ऊपर उठा लिए मसलहक अंदाज में। ये आखिरी बार था। वह शर्मसार था। हाँ, बस ऐसे ही बचा जा सकता था। फजर उसे देखे गई मलामती नज़रों से, फिर गिलास उठाकर स्ट्रो को लबों से दबा लिया।
वो अब रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देख रही थी। खाली ग्राउंड में उसकी नज़रें किसी गैरमरी नुक्ते पर जमी रही। मैंने अभी डेट से बात की है, हम आज राइस टेक्सटाइल जा रहे हैं। जैसा तुम चाहोगी वैसा मटेरियल मिल जाएगा, उसने तसल्ली दी और फजर के तने असाब ढीले पड़ गए। वो अभी तक यही सोच रही थी कि आखिरी वो अपना मतलूबा मटेरियल कहाँ से ढूंढती। अब तो रुख सीधा कर लो और हाँ, लोगों से बना कर रखा करो, फिर लोग भी हमारे साथ अच्छे रहते हैं। वो मुफ्त में मशवरा दे रहा था। क्यों? क्या फजर ने मांगा था? हिम्मत कैसे हुई उसकी मुफ्त ज्ञान बांटने की? लोग दो ही अच्छे हैं। फजर ने रुख मोड़ा, इश्रों को लबों से आज़ाद किया। वो अब सफदर को देख रही थी। आंखों में शरारत थे। जो मर गए और जो पैदा नहीं हुए, सपाट लहजे में कहती वो फिर से रुख मोड़ गई। सफदर ने माथा पीट लिया। और बाकी क्या है? वो झल्ला कर बोला। कचरा, एक लफ्ज़ी जवाब आया। और तुम कचरे की रानी। मुंह से फिसल गया। अगले ही पल उसने ज़बान को दांतों से तले दबा लिया। फजर ने रुख मोड़ा। मैं वो डायन हूँ जिससे रानियाँ डरा करती हैं, उसकी जानिब झुककर पुरइसरार अंदाज में कहा और फिर पीछे टेक लगा ली। इस बार लहजा बदला हुआ था। ज़बान संभाल लो वरना हलक से खींच लूँगी। वो शफ़ाक हुई। कैफ़े में उभरते शोर के बावजूद वो उसके लहजे की ठंडी तासीर महसूस कर सकता था। तुम अपना जूस पियो, फिर हम राइस टेक्सटाइल जा रहे हैं। आज मैं गाड़ी लाया हूँ। सफदर ने बात पलटना चाहा। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी में जाऊँगी? आबरू उचकाकर पूछा। चेहरे पर इस्तेज़ा था। क्या मतलब? नहीं, जो वो सोच रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोकल से जाएंगे, फजर ने कदर सुकून से कहते नरगिसी आदमी के सर पर बम फोड़ा। वो हद से ज़्यादा नाजुक था, ज़रा सी मौसम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लड़कियों जैसी हरकतें थी उसकी, तभी फजर उसे नरगिसी आदमी बुलाती थी। पागल हो? वो झल्लाया। तुम होंगे पागल, तुम्हारा खानदान होगा पागल, तुम्हारा खानदान का खानदान पागल। वो तड़क कर बोली। फजर, बेबसी से पुकारा। कम से कम फजर से जीतना उसका बस का काम ना था। दुबला पतला सा सफदर उसकी आवाज़ पर सहम जाता था। तुम्हारी यही सज़ा है, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं जा रही। बात ख़त्म। मलका मलून हुक्म सादिर कर चुकी थी। 100 डायनें मरी होंगी तब ये पैदा हुई होगी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। रोना आ गया था। इतनी गर्मी, वो लोकल सफ़र कैसे करेगा? या खुदा, ये कैसा जुल्म है? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो 100 डायनें फजर मराज हड़प कर चुकी है। डायन की समात भी डायन वाली थी। मजाल है कुछ चूक जाए। ठीक है, हम लोकल चले जाएंगे। ये जुमला अदा करते वक्त 100 बार सफदर ने खुद को लानत भेजी। इतना वो अपने बाप से नहीं डरता था जितना फजर से डर लगता था। अंदर ही अंदर किलस रहा था, पर यही उसकी सज़ा थी। लेकिन वो भूल गया था, एक औरत डायन यूं ही नहीं बनती, उसके पीछे पूरी एक कहानी होती है। वो कहानी जो धीरे धीरे खुलती है, जो माजी में झांकने की इजाज़त नहीं देती। और ऐसी ही माजी की एक याद से आपको आगाह कर देते हैं। सूरज की तपिश में हवा ने हौले से फड़फड़ाते तो वक्त की किताब के चंद पन्ने फड़फड़ाहट से खुलते गए। 4 साल पहले, हाँ ये 4 साल पहले की बात है। बरामदे में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी अम्मा की जहेज की कुर्सी। ऊपर टमटम पंखा चल रहा था। खज़ा का मौसम हब्स ज़दा था। टमटम पंखे के नीचे भी पसीना खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर धूप नहीं थी, लेकिन हब्स इंतहा की थी। फजर के हाथों में अपना शनाख्ती कार्ड लिए बैठी थी। आज ही अब्बा दफ्तर से लाया था। वो 18 की हो गई थी। शनाख्ती कार्ड पर अपना नाम और स्पेलिंग पढ़ते उसने गर्दन फखर से अकड़ा ली। अब वो 18 की थी, बालिग और अपने फैसले खुद लेने वाली। अम्मा बावर्ची खाने से अपनी चाय की प्याली और उसका कप ले आई। उसके सामने मेज़ पर रखते हुए वो साथ रखी चारपाई पर बैठ गई। एक नज़र फजर को देखा, जिसका इंटर मुकम्मल हो गया था। बालों की ऊंची पौनी किए वो चमकती निगाहों से अपनी शनाख्त देखे जा रही थी। शनाख्ती निशान के खाने में थोड़ी पर तिल लिखा था, होठ से ज़रा नीचे। यूं तो ये तिल बहुत ही छोटा था, पर शफाफ चेहरा पर और कोई निशान न होने के बायस वाज़े नज़र आता था। बस कर, अब कितना देखेगी? अम्मा ने तंग आकर कहा। 4 साल पहले अम्मा के हाथ पांव अच्छे से चलते थे। फजर को घर की सफाई के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़ता था। अम्मा देख, मैं बड़ी हो गई हूँ, 18 साल की। अब मैं मोबाइल फ़ोन ले सकती हूँ। उसने सर उठाकर चमकती आंखों से अम्मा को देखा। अम्मा के चेहरे के जाविये फ़ौरन बिगड़े। मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है, अगले घर जाकर लेना। वो दुपट्टे से पसीना साफ करते घूट घूट चाय पी रही थी। चाहे गर्मी कितनी भी हो, चाहे पसीने की दरिया बह जाए,
चाय नहीं छुपनी चाहिए। फजर ने भवस से चिढ़कर अम्मा को देखा। आंखें छोटी हुई और अगले ही पल वो उन्हीं के लहजे में बोली, कौन सा अगला घर? मेरा यही घर है, मुझे अगले घर का लालच ना दे अम्मा। माँ को क्यों लगता है अगले घर जाकर बेटियों के सारे शौक पूरे हो जाएंगे? वो हमेशा से यही सुनती आई थी। ट्रिप पर जाना हो तो अम्मा का यही जवाब होता, अगले घर जाकर घूमना फिरना। महंगे जूते कपड़े चाहिए हो तो अगले घर जाकर लेना। मोबाइल चाहिए हो तो अगले घर जाकर लेना। फैशन करना हो तो अगले घर जाकर करना। आगे पढ़ना हो तो अगले घर जाकर पढ़ना। हाँ, जैसे अगले घर वाले मिडिल क्लास लड़कियों के इंतज़ार में होते हैं कि कब वो आएगी और कब उनकी तालीम शुरू होगी। वो ये जुमला सुन सुनकर पक गई थी। तेरा घर वो है जहाँ बिल्किस का लड़का तुझे रखेगा, ये तेरा घर नहीं है। अम्मा ने चाय की आखिरी घूंट भरा और प्याली मेज़ पर रख दी। पता नहीं वो इतनी गरम गरम चाय कैसे पी लेती थी। गरम चाय अम्मा के मैदे में गई थी और तब फजर गई थी। अम्मा, वो जबड़े भींच कर बोली, ये बिल्किस और उसका लड़का मर क्यों नहीं जाते? उसकी 18 साल ज़िंदगी हराम की हुई थी। क्या अम्मा तुझे लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? देख फजर, मेरी बात सुन। अम्मा ने उसका बाजू खींचकर अपने पास चारपाई पर बिठाया। फजर के तासुरात में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। ये जो तू यूनिवर्सिटी की रट लगाए रखती है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दे। बिल्किस से बात हुई थी मेरी, पूछ रही थी कब बारात लेकर आऊँ। अब तो तेरा शनाख्ती कार्ड भी बन गया है। बालिग हो गई है तू। मैं सोच रही हूँ अब उसे हाँ कर दूँ। आकर तुझे ले जाए, वहाँ जाकर अपने शौक पूरे करते रहना। अम्मा पिघला हुआ शीशा उंडेलने लगी। फजर ने शाकी नज़र उठाकर उन्हें देखा। कैसी माँ थी वो? क्या वो अब इकलौती औलाद अपने माँ बाप पर इतना बोझ थी जो उसे सर से उतारने फेंकने को बेचैन थी? तुझे तरस नहीं आता ना मुझ पर? खूबसूरत आंखों में पानी भरने लगा। बेयकीनी और सदमे चेहरे पर रकम था। तेरी फिक्र है मुझे, इसलिए कहती हूँ। झुर्रियों-ज़दा हाथों ने फजर के खूबसूरत मोमी हाथ को अपने हाथों में लिए। बिल्किस का लड़का तुझसे उम्र में कुछ साल बड़ा है, लेकिन वो तुझे खुश रखेगा। और फजर मजीद नहीं सुन सकती थी। झटके से हाथ छुड़ाती उठ खड़ी हुई। खुदा का खौफ नहीं आता? जाने किस बुढ़े से बांधना चाहती है मुझे। क्या लालच दिया है बिल्किस ने? कितने में क्या है मेरा सौदा? वो हलक के बल चिल्लाई। गर्दन की नसें फूल गई, चेहरा सुर्ख पड़ गया और आंखों में कैद दरिया बह जाने को था। चाय मेज़ पर रखे रखे यूं ही ठंडी हो गई। एक मक्खी जाने कहाँ से आई और अपना चमचमाता पर लिए अंदर डूब गई। मक्खी ने डूब मरना ज़रूरी समझा। फजर, ज़बान संभाल कर बात कर। तो उसी की है, उसी की अमानत है। जितना मर्जी ऊंचा उड़ ले, तेरी डोर उसी के हाथ में रहेगी। अम्मा पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर न हुआ। फजर मुट्ठियाँ भींचकर सुर्ख चेहरे लिए उन्हें देखे गई और फिर तनफन करती कमरे में घुस गई। दरवाज़ा ज़ोर से दे मारा। वो अब रो रही थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी और अम्मा तासुफ से बंद दरवाजे को देखे गई। कुछ रिश्ते तय होते हैं, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। वो हमारे गले का तोग होते हैं जो सदा दम घोटते रहते हैं। और ऐसा ही एक अनचाहा रिश्ता बिल्किस और उसके लड़के का था, जो फजर मराज के गले में बंधे फंदे की मानिंद अटका हुआ था। उसे सुकून से जीने नहीं देता था। पर क्या फजर मराज उस रिश्ते के आगे झुक जाने वाली थी? आपको क्या लगता है? रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर। सियाह रात में उस पहर सनसान सड़क पर एक सफ़ेद पराडा धुंध को चीरती आगे बढ़ रही थी। धुंध इतनी शदीद थी कि पैदल चलते शख्स को कदम बढ़ाने के लिए आंखें फाड़ कर देखना पड़ता। गाड़ी की हेडलाइट्स में धुंध धुएं के मानिंद फैलती नज़र आ रही थी, यूं जैसे पूरे शहर को गहरे कोहरे ने अपनी लपेट में लिया हो। गाड़ी के अंदर धीमे सुरों में म्यूज़िक बज रहा था। ड्राइविंग सीट पर मुराद अली बैठा था और साथ वाली सीट पर अरूज़ा जमाल बराजमान थी। सियाह ड्रेस पैंट के साथ सियाह ब्लेज़र पहने, बालों को ऊंचे जोड़े में मकीद किए, बाल यूं जमे थे जैसे तेल लगाकर जमाए गए हों। वो हाथ में मोबाइल पकड़े ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़कर सुना रही थी। मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसकी खदोखाल वाज़े हुई। मुनासिब नकोश और भूरी रंगत वाली अरीज़ा जमाल अपने नाम की एक थी, बहादुर और निडर। गाड़ी में हीटर चल रहा था, जिसकी गर्माइश बाहर की ठठरती सर्दी को कम करने की भरपूर जद्दोजहद कर रही थी। पिछली सीट पर बैठा हुआ बड़ी का बादशाह एक टांग और एक गर्दन को हिलाते अपने पसंदीदा गाने पर झूम रहा था। सफ़ेद ड्रेस पैंट पहने, बालों को नफासत से पीछे जमाए, वो सीधा किसी तकरीब से आ रहा था। चेहरे पर दाढ़ी थी और कनपट्टी के करीब के चंद बाल हल्के सुरमई थे, लेकिन सर के बाल सियाह थे।
اس کے جسمانی صحت اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا عمر کا اندازہ لگانا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ چند سرمئی بال دیکھنے والے کو کشمکش میں ڈال دیتے۔ یہ ہے گمراہوں کا راستہ۔ گاڑی زو کی آواز سے اسٹریٹ پول کے نیچے سے گزری۔ اسٹریٹ پول کے روشنی میں سڑک پر گرے پتے اچھل کر واضح ہوئے، اس سے پہلے وہ نیچے گرتے۔ پیچھے دوسری گاڑی اسی رفتار سے گزری، پتے پھر سے اچھلے اور لہراتے ہوئے نیچے جا گرے۔ گاڑیاں گزر گئیں اور ایک بار پھر اس اسٹریٹ پول کے نیچے خاموشی چھا گئی۔ جھنگر کی آواز آتی سنائی دیتی تھی۔ مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے، وہ اب ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ بس یہ سنیں، عروضہ کی آواز ابھری اور مراد علی نے ہاتھ بڑھا کر میوزک دھیما کر دیا۔ مسٹر اورنگزیب، میں ابھی صرف 19 سال کی ہوں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنے ایج فیلوز کو نہ دیکھوں؟ ان کو دیکھوں گی بھی تو کیسے؟ میرے چاروں جانب صرف آپ ہیں۔ اس کا نیا فوٹو شوٹ وائرل ہوا تھا اور لڑکیاں دھڑا دھڑ کمنٹس کر رہی تھیں۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، اس کی شخصیت سے لڑکے بھی متاثر تھے۔ سر پلیز اپنی فٹنس کا راز بتائیں، ایک لڑکی کی درخواست تھی۔ عروضہ نے انگوٹھے کی مدد سے کمنٹس اوپر کی جانب سوائپ کیے۔ سر، کیا آپ ایک 22 سالہ لڑکی سے شادی کریں گے؟ میں مستقبل کی ڈاکٹر ہوں۔ عروضہ نے پڑھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی پر نہیں مسکرا پائی۔ وہ اپنے باس کو نہیں بلکہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گمراہوں کا راستہ تھا اور وہ جو کرنے جا رہے تھے وہ پہلی بار نہیں ہو تھا، پر ہر بار وہ ایسے ہی اپنا اور اپنے باس کا ذہن بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، یوں جیسے سب نارمل تھا۔ پیچھے بیٹھے شخص نے آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ، وہ پر جوش تھا۔ اب وہ سیٹس کے کمر ٹکائے بیٹھا تھا، ایک ٹانگ آگے والی دونوں سیٹوں کے درمیان تھی، نکھوت سے اوپر تک آتی پینٹ اور چمچماتے جوتے۔ وہ پاؤں ہلا رہا تھا، سینے پر دونوں بازو جمائے۔ اس نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے کی کوشش کی، پر ہیڈ لائٹس میں اڑتے ذروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس لڑکی کو رپلائی کرو اور کہو کہ ڈاکٹر بن جاؤ، پھر میں سوچوں گا۔ مہربان سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر حکم دیا گیا۔ باس، سیریسلی؟ عروضہ نے خفگی سے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ آپ کا ایک رپلائی جو آپ مجھ سے کرواتے ہیں، جانتے ہیں وہ کتنے دن مختلف اکاؤنٹس پر گھومتا رہتا ہے؟ وہ سنجیدہ تھی، جبکہ اس کا باس بالکل بھی نہیں تھا۔ بازو سینے پر جمائے وہ فرصت سے بیٹھا تھا۔ عروضہ کی بات پر اس نے کندھے اچکائے اور عروضہ نے تعصب سے گردن ہلاتے اپنے لمبی انگلیوں سے رپلائی ٹائپ کیا۔ وہ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ رپلائی کرنے کی دیر تھی، موبائل نوٹیفیکیشن سے بج اٹھا۔ تم بتاؤ عروض، تمہیں کیسا لگا یہ شوٹ؟ وہ شرارتی سی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، مجھے بھی کرنی ہوگی۔ وہ اب اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھتی بولی۔ اسکرین پر وہی تھا، بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے اور کافی کا گلاس پکڑے وہ ایک پرانی عمارت کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور پھر وہ چل پڑا۔ سیاہ اینک آنکھوں پر جمی تھی۔ کیمرے نے اسے سر سے پاؤں تک کیش کیا۔ گاڑی مرکزی شہرہ سے اب ایک چھوٹی سڑک پر اتر آئی۔ اگر تم میری تعریف کر دو گی تو تمہارا کیا چلا جائے گا عروض؟ اسے عروضہ کا عروض کہنا پسند تھا۔ چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے خفگی سے پوچھا گیا۔ نرم سی مسکراہٹ، وہ اسے جواب کا منتظر تھا، پر اس سے پہلے عروضہ جواب دیتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑی بھی رک گئی۔ رات کے اس پہر گاڑی کے سامنے کھڑی عمارت ایک کھنڈر سے کم نہیں تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، پر اسرار اور خاموش۔ گاڑی رکتے ہی عمارت کا بڑا سا گیٹ کھل گیا اور ساتھ ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اس پر اسرار عمارت میں داخل ہو گئی۔ گیٹ بند ہو گیا۔ اندر سفید پراڈا ایک جانب رکی اور پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولتے دو ہٹے کٹے مرد باہر نکلے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک نے سفید پراڈا کا پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرے نے اگلی جانب کا۔ پہلے عروضہ باہر نکلی اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھے اس شخص کا چمچماتا جوتا نظر آیا۔ اگلے ہی پل وہ پورے قد سے کھڑا تھا، اپنی ہی تباہ ہو چکی فیکٹری کے سامنے، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے لیے۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں تک گھس گئی، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہلا۔ گردن اٹھا کر کھنڈر عمارت کو دیکھا۔ عروض، اگر تم شوٹ والا کوٹ لے آتی تو اس پہر مجھے ٹھنڈ نہ لگتی۔ وہ شخص بولتے وقت ہنسمکھ لگتا تھا، مہربان سا، جبکہ ساتھ کھڑی عروضہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل دیکھا۔ رات کے 1 بج رہا تھا، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی تو اگلے ہی پل ہنسمکھ شخص کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدل گئے۔ چلو پھر کھیل ختم کرتے ہیں۔
चमकती आंखों में सर्दपन उतर आया, मुस्कुराहट सिमट गई और जबड़े भिज गए और फिर अगले ही लम्हे उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मिट्टी से अटे फर्श पर भारी बूटों की आवाज़ गूंज उठी। वो सबसे आगे था, उसके पहलू में अरीजा और उसके पीछे 2 गार्ड। ड्राइवर बाहर गाड़ी में ही था। पथरीली रविश पर चलते वह अंदरूनी दरवाज़ा पार करते अंदर आ गए। सामने का मंजर बल्ब की हल्की सी जर्द रोशनी में वाज़ेह हुआ। दूर तक फैला हॉल खाली और वीरान था। दीवारें जली हुई थी। सामने ही फर्श पर 2 आदमी बैठे थे, बल्कि उन्हें घुटनों के बल बैठाया गया था। एक के पीछे बंधे हुए हाथ थे, जबकि दूसरे के हाथ थे ही नहीं। उनके चेहरे पर सियाह मास्क चढ़ा हुआ था। अतराफ में खड़े 2 मर्द ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से मास्क हटा दिया। चेहरा वाज़ेह हुआ। उन दोनों पर कपकपी तारी थी। चेहरे पर वहशत की दास्तान रकम थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह कांप रहे थे। एक 50 साला शख्स था और एक 25 साला जवान। वह अरूजा के हमरा कदम कदम चलता आगे बढ़ा और फिर उन दोनों का सामने रखी पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। टांग पर टांग चढ़ा ली। कैसे हो शकूर? उस 50 साला शख्स से पूछा, जैसे उसकी तबीयत पूछने आया हो, यूं जैसे उसका बहुत ख्याल हो। मालिक हमें माफ़ कर दें। 50 साला शख्स इतनी सर्दी में भी पसीने से शराबोर था। वो रो देने को था। आंखों से फल फल आंसू गिरने को बेताब थे। अरूजा अब अपने बॉस के पहलू में खड़ी थी। ऊंची लंबी एथलीट अरूजा जमाल न सिर्फ उसकी सेक्रेटरी थी, बल्कि वह उसके गुनाहों की साथी थी। वह उसके सालों की साथी थी। मुक्का मारकर बंदा मार देने की सलाहियत रखने वाली अरूजा जमाल साई की तरह अपने बॉस के साथ रहती थी। आदमी की बात सुनते ही कुर्सी पर बैठे शख्स ने टांग से टांग हटा ली और फिर आगे हो बैठा। दोनों घुटनों पर कोहनियाँ जमाते चेहरा हाथों के प्याले में गिरा लिया। आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या पेश आई ये सब करने की शकूर? उसने अधेड़ उम्र आदमी से पूछा। लहजे में चाशनी घुली थी, जबकि चेहरे का सर्दपन मजीद गहरा हो गया। दीवार पर टंगे पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में घुटनों पर बैठे शख्स को अपना मालिक के चेहरे पर जो नज़र आया वो सिर्फ तासुफ था, गहरा अफसोस। मैं भटक गया था। मैं वो शख्स फूट फूट कर रो दिया। अरूजा के जिस्म में ज़रा भी जिम्बिश नहीं हुई। वो रोबोट की मानिंद यूं ही खड़ी रही। बाबा, आप इस शख्स से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? ये इस काबिल नहीं है। इससे मत डरें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 25 साला नौजवान गुस्से में चीखा। उसने खौफ खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने बाप को यूं गिड़गिड़ाकर बुरा लग रहा था। खून तो गर्म है। कुर्सी पर बैठे शख्स ने बाएं जानिब गर्दन ढलकाकर नौजवान को देखा। खूबसूरत आंखें आलूही चमक दे रही थी। नहीं मालिक, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। इसे कुछ नहीं पता, ये बच्चा है। अधेड़ उम्र आदमी का दिल उछलकर हलक में आ गया। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं बात कर रहा हूँ। अपने बेटे को डपटते वो फिर से अपने मालिक की जानिब मुतवज्जा हुआ। थूक निकलकर हलक तर किया। खुशक लबों पर जवान फेरी। मालिक, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें। आदमी ने अपने बाजू उठा लिए। हाथ तो थे नहीं, बाजू ही बचे थे। उसने अपने बेटे की ज़िंदगी प्यारी थी। लड़का अपने बाप की हालत को देखकर रो पड़ा। उसका बस नहीं चलता था वो कुर्सी पर बैठे शख्स को कुत्ते की मौत मारता, पर मसला ये था कि कुर्सी पर बैठे शख्स पर किसी का बस नहीं चलता था। अपने बाप को यूं गिड़गिड़ाते देखकर लड़के की जहाँ आंखें नम हुई, वहीं पूरे जिस्म में इस्तेआल भर गया। जवान खून में मौत का डर ज़रा कम ही होता है। ये दरअसल पिछले साल की बात थी। रईस टेक्सटाइल में एक हादसा हुआ था। काम के दौरान एक मशीनरी की खराबी की वजह से शकूर नामी वो शख्स अपने दोनों हाथ कटवा बैठा था। रईस टेक्सटाइल के लिए ये बात छोटी नहीं थी, बल्कि मीडिया और उनके हरीफों को मौका मिल गया था बात करने का। ऐसे में अरीजा ने अच्छे खासे पैसे देकर शकूर का बयान बदलवा दिया। सेहत और हिफाजत के अहद के मुताबिक शकूर ने एहतियाती तदाबीर नहीं की, जिनकी वजह से वो अपने हाथ कटवा बैठा। मशीनरी की खराबी हुई थी, ये बात छुपा ली गई। जो मुलाजिम जानते थे वो भी खामोश हो गए। पर साल बाद अचानक शकूर ने अपना बयान बदल दिया। उस रोज़ मशीनरी की खराबी की वजह से उसके हाथ कटे थे। उसका ज़ाती कोई कसूर नहीं था और इस बयान ने एक बार फिर से रईस टेक्सटाइल को तोपों के सामने कर दिया था। और ये बयान देने पर शकूर के बेटे ने अपने बाप को राज़ी किया था ताकि सच सामने लाया जा सके। और वो दोनों नहीं जानते थे कि शकूर के बेटे को जो ये सब करने पर उकसा रहे थे वो उसके दोस्त ज़रूर थे, पर वो रईस टेक्सटाइल के दुश्मन थे। वो दोनों बाप बेटों का इस्तेमाल किया गया था, पर इस बात से कुर्सी पर बैठे उस बदी के बादशाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
تمہارا ہاتھ کٹنے پر رئیس ٹیکسٹائل نے تمہیں اتنا پیسہ دیا تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ کے سلامت ہونے پر پوری زندگی نہیں کما پاتے، پھر یہ بیان دینے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہاتھوں کے پیالے سے چہرہ اٹھاتے اس شخص کی آنکھوں میں اب تنفر تھا، خوبصورت چہرہ بھیانک ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص اپنی عزت پر، اپنے نام پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے برداشت نہیں تھا کوئی اس کے نام کو اچھالے۔ مجھے معاف کر دو مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اب گڑ گڑانے لگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے واپس کرسی سے ٹیک لگاتے اپنا ہاتھ عروضہ کے سامنے پھیلایا، عروضہ کے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر بلیزر کے نیچے سے گن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی، سیاہ رنگ کی مہنگی گن۔ شکور کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل آئیں، سکتہ پورے جسم پر طاری ہے۔ نہیں مالک، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ موت کے خوف سے اس کی کنکنی بند گئی، اس کے آگے ہی لمحے وہ کرسی پر بیٹھے شخص کے پیروں میں گر گرا۔ موت کا خوف بہت برا ہوتا ہے، اس کا خوف مقابلہ دنیا کا کوئی خوف نہیں کر سکتا۔ لڑکا بھی خوف زدہ تھا، پر اپنے باپ کو یوں ذلیل ہوتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ بابا، اس نے گلے کے اٹکے آنسو کا گلا گھونٹتے اپنے باپ کو پکارا، جبکہ بدی کے بادشاہ نے گن کا ہیمر آگے پیچھے کیا۔ گن لوڈ تھی، کرسی کے اوپر چھت میں کونے پر لگا تار عنکبوت چمکنے لگا۔ عنکبوت اپنی سلطنت میں دھیرے دھیرے اود آیا، وہ اب اپنی ٹانگیں پھیلائے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، اس نے اپنے جالے کو چھوڑتے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ اب بدی کے بادشاہ کے سر کے عین اوپر لپک رہا تھا۔ شکور کے بیٹے نے ایک نظر اس چمکتے جالے کو دیکھا جس پر عنکبوت پھسل رہا تھا۔ کاش وہ عنکبوت بدی کے بادشاہ کو کاٹ لیتا، کاش بدی کا بادشاہ ایک زہریلے عنکبوت کے کاٹنے سے مر جاتا۔ ایسا مت کرے اس ذلیل کے شخص، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بدی کے بادشاہ نے بازو لمبا کر کے ٹریگر دبا دیا، گولی لڑکے کے کشادہ پیشانی میں سوراخ کرتی گزر گئی۔ پل بھر کو ہوائیں ساکت ہوئی اور شکور کا دل بند ہوا، اس کی آہیں رک گئی، لڑکا پیچھے کی جانب گر گیا۔ بدی کا بادشاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، شکور تڑپ کر سیدھا ہوا اور پھر جوان بیٹے کو لہولہان دیکھ کر وہ مزید تڑپ اٹھا۔ مالک! اس کے لہجے میں خوف، وحشت، کرب اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ اپنے بازو کو ہلاتے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، پر بے سود تھا، ہاتھ نہیں تھے، وہ کیسا تھامتا؟ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بدی کے بادشاہ کی جانب بڑھا، غصے سے، نفرت سے، یوں جیسے اسے مار ڈالے گا، پر اگلے ہی لمحے ایک اور گولی چلی، وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ عروضہ سپاٹ تاثر لیے کھڑی رہی، کچھ دیر بعد شکور کے بیٹے کے قریب ڈھہ گیا۔ بدی کے بادشاہ نے گن عروض کو جانب بڑھائی اور پھر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑس لیا۔ رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ پورے قد سے کھڑا تھا، دونوں باپ بیٹوں کو آخری سانس لیتے دیکھتا اور پھر پلٹ گیا۔ عروضہ نے دو آدمیوں کی جانب اشارہ کیا جو انہیں اغوا کر کے لائے تھے اور پھر اپنے باس کے پیچھے لپک کی۔ رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ پیچھے فیکٹری کے در و دیوار اس کی پکار سے گونج اٹھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی گاڑی پر پھر سے مرکزی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ عروضہ ابھی بھی کامنٹس پڑھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا، کوئی شخص اتنا حسین، اتنا ذہین اور اتنا امیر ہونے کے باوجود اتنا مہربان اور نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون حیران تھی۔ عروضہ، اسے ریڈ والا ہارٹ بھیجو، دلکشی سے مسکراتا وہ عروضہ سے کہہ رہا تھا، جس پر اگلے ہی پل اس نے رپلائی میں سرخ رنگ کا دل بھیج دیا۔ بدی کا بادشاہ نے سیٹ سے دوبارہ پشت ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ گاڑی میں گونجنے والا الفاظ وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ یہ ہے گمراہوں کا راستہ، مسکان جھوٹی ہے، پہچان جھوٹی ہے۔ ہر نقشہ ہمیں نامعلوم راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سیدھے راستے اور مڑے راستوں سے گزر کر ایک جگہ تک پہنچتے ہیں جو ہماری تخلیق کے لیے نامعلوم ہے، ہماری پکار کے لیے نامعلوم ہے، جہاں گرجا گھر کی گھنٹی کبھی کبھار بے ترتیب ہو جاتی ہے اور وقفے وقفے سے بجتی ہے۔ زندگی کے بہت چھوٹے لمحوں میں خاموشی کو فلٹر کرنا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ پھر بھی زندگی کے ترانوں میں خوشی مناؤ کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ہر نقشہ ایک نامعلوم راستے کی نقشہ بناتا ہے تاکہ ہمیں زندگی کے خوابوں اور رنگوں کے قریب لے جا سکے۔
विलियम की ज़िंदगी में अगर कहीं रंग था तो वो नील की वजह से था। वो उससे जोक की मानंद था जो जिस्म से चिपकी रहती है, उलझन देती है, पर आपके जिस्म का सारा जहर निकाल लेती है। और इस वक्त वो विलियम के बेड पर सवार था। वो रंग बिरंगे मार कर रखे वो अब विलियम के हाथ पर चढ़े पलस्तर पर ऊंचे नीचे पहाड़ बना रहा था और ये साफ जाहिर करता था वो कैंपिंग के लिए जाना चाहता था। घुटने मोड़े बैठा वो काफ़ी मसरूफ़ लग रहा था। विलियम बैठा बैठा अकड़ गया, लेकिन वो नहीं हटा। वैसे एक बात बताओ, पहाड़ के ऊपर खेमा बनाते अब की बार नील ने पूछा। एक मारकर कान में उड़सा था और एक मुंह में, तीसरा हाथ में लिए वो ड्राइंग कर रहा था, जबकि बाकी पैकेट बेड पर बिखरा था। यार बस कर दो, डैड ने देख लिया तो। वो बात अधूरी छोड़ गया। आज वैसे भी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। जॉर्ज उसे लेने आ रहा था। क्या? नील ने मारकर वाला हाथ रोककर गर्दन उठाकर उसे देखा। तुम्हारे ड्रैकुला बाप से डरता हूँ मैं? आंखें छोटी करके वो विलियम को देखा। अगले ही पल गर्दन झुका ली। वो तंद्री से मगन हो गया। कुछ देर खामोशी छाई रही। अरे डैड आप? विलियम की आवाज़ उभरी और नील उछलकर बेड से उतर रहा और अगले ही पल विलियम का उभरने वाला कहकर बेसाख्ता था। वो फटाफट टांगे सीधे करता पूरे बेड पर फैल गया, जबकि नील धड़कते दिल के साथ खाली दरवाजे को देख रहा जहाँ कोई नहीं था। फिर उसने रुख विलियम की जानिब मोड़ा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम इस हाल में हो। मारकर खींचकर उसे दे मारा और फिर खुद पुरसुकून होने के लिए सोफे पर बैठ गया। अमेरिकी कहते हैं मछली और मेहमान से 3 दिन बाद बू आने लगती है, और तुम पिछले 2 दिन से मेरे सर पर सवार हो। वह नील की हरकतों से जिज हो गया था। मनहूस आदमी, तुम्हें किसने कहा था गाड़ी को ट्रक में दे मारने को? वो गुस्से से बड़बड़ाया। ब्यूटी इनवाइट्स हमसे वारिद हुई। हाँ वही थी ना वजह एक्सीडेंट की। विलियम के लबों को मुस्कान ने छुआ। नील पटेल को पूरा एडनबरा में सबसे ज़्यादा डर मिस्टर जोसेफ और नैन्सी के भूत से लगता था, जबकि विलियम अब बेड पर लेटे मुस्कुरा रहा था। आंखों में शरारत ही शरारत थी। उसे नील की अवसान खता करके खूब मज़ा आता था। नील अब अपना फ़ोन उठाए नोटिफिकेशंस देख रहा था। फिर कुछ याद आने पर वो फ़ोन के वापस रखता विलियम की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो आंखें बंद किए सीने पर हाथ रखे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर हकीकत उसका जहन कहीं और था। वैसे एक बात बताओ। अंदाज में तजस्सुस था। विलियम यूं ही लेटा रहा। तुमने शादी किससे की है? मेरा मतलब वो लड़की कौन है? वही जो इंगेज्ड थी, सुकून से जवाब दिया गया। ये सुनते ही नील की आंखें फैल गईं। वही जो तुम्हें अच्छी लगी थी? इश्तियाक से पूछा गया। विलियम कुछ ना बोला। वैसे मैंने तुमसे बड़ा महान आदमी नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को पसंद किया और अगले ही दिन उससे शादी कर ली। पाँव किधर है तुम्हारे? मुझे छूने हैं। वह अपनी जगह से उठता उसके पैरों की जानिब बढ़ा। हाथ मत लगाना वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। आंखें खोलकर उसे तंबी की। नील वहीं रुक गया। आय हाय, चेहरा तो देखो ज़रा, क्या रोशनियाँ फूट रही है। वह वापस अपनी पटरी पर उतरते विलियम की जानिब बढ़ा। हाँ, वो गिनती के चंद लम्हे नाराज़ रह सकता था। उसने दोनों हाथों से विलियम की बलाई ले डाली। एक पाकिस्तानी लड़की तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ। वो अब उसे तंग कर रहा था। तुम्हें नहीं पता, पाकिस्तानी लड़कियाँ खूनी बलाओं से कम नहीं होती। फजर का सरापा मज़ीद वाज़े हुआ। वो खूनखान नज़रों लिए उसे घूर रही थी। खैर है, मैं किसी देव से कम हूँ क्या? मस्ती उतर ही नहीं रही थी। बेटा तुझे चीड़ फाड़ कर खा जाएगी। विलियम का अंदाज ऐसा था कि नील की बत्ती सी गायब हुई। मस्ती फ़ौरन उतर गई। तो तुमसे किसने कहा था खूनी बला से शादी करो? नॉर्मल लड़की नहीं मिलती तुम्हें? वो बदमज़ा होता वापस बैठ गया। इससे पहले विलियम जवाब देता दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों ने चौंक कर देखा। मिस्टर जोसेफ अपने असली हुलिये में दरवाजे पर बराजमान थे। दोनों का दिल उछलकर हलक में आ गया। कहीं उन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया? दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। बेसाख्ता एक दूसरे की जानिब देखा। नील फौरन उठ खड़ा हुआ। हाय अंकल। मुस्कुराने की कोशिश की पर नाकाम ठहरा। घबराकर विलियम को देखा, जिसने उन आँख से पुरसुकून रहने का इशारा किया। हमें चलना होगा, विलियम की क्लियरेंस हो चुकी है। मिस्टर जोसेफ कहकर बाहर निकल गए और उनके जाते ही नील ने विलियम की तरफ बढ़ा। उन्होंने सुना तो नहीं? खौफ ही खौफ था। सुन लिया होता तो तुम अपने पैरों पर नहीं खड़े होते। वो बेड से उतर आया। नील ने सुख का सांस लिया और फिर कुछ देर बाद विलियम को कपड़े तब्दील करने में मदद के बाद उसके साथ कमरे से बाहर निकल आया। उसका बैग जो एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में था, वो उस वक्त नील के कंधे पर था। सदशुक्र के बैग सलामत था और उसका कैमरा भी। बाकी कितना नुकसान हुआ था ये अभी कुछ पता नहीं था। बाहर राहदारी में मिस्टर जोसेफ किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, जबकि उनके 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स किसी रोबोट के मानिंद अकाबी नजरें लिए खड़े थे। विलियम को देखते ही
انہوں نے اشارے سے آگے چلنے کا کہا۔ وہ ایک گارڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ایک گارڈ مسٹر جوزف کے لیے رکا رہا۔ تو بتاؤ پھر ہم کیمپنگ کے لیے کب جا رہے ہیں؟ نیل نے ساتھ چلتے اس کی جانب جھک کر کچھ سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ وہ جوزف پیلس نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ میں کیمپنگ کرتا اچھا لگوں گا؟ بازو ذرا سا اٹھایا اور پھر تکلیف کے باعث دوبارہ نیچے کر لیا۔ اس کو اتنا ہلاؤ جلاؤ مت ورنہ ٹوٹے رہ جاؤ گے، یہ صحیح سے جڑے گا بھی نہیں۔ نیل نے پلٹ کر دیکھا تو مسٹر جوزف تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ عجلت میں تھے۔ تمہارا سامان اس بیگ میں ہے، باقی تمہارا ہینڈ کیری جارج لے گیا تھا، اس میں تمہارا کیمرہ ہے، سنبھال لینا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ مسٹر جوزف ان کے قریب پہنچے تو وہ دونوں کی خشر پسر بند ہو گئی۔ بیلا کریش ہو گئی تھی پر صد شکر اس کا کیمرہ سلامت تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مسٹر جوزف کے ہمراہ ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ نیل نے بیگ اس کی جھولی میں رکھ دیا اور پھر ہاتھ کے انگوٹھے اور آخری انگلی سے فون کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی اس کی آنکھوں کے اوجھل ہو گئی۔ گیٹ کے باہر اسے کچھ کیمرہ مین نظر آئے۔ میڈیا والے کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سمجھ نہیں آتا یہ ڈیفالٹ پیس خوش قسمت ہے یا بدقسمت۔ وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ دھرے پرسوچ انداز لیے کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر خود کو خارجی گیٹ کے سامنے بڑھ گیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، ولیم سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ جبکہ مسٹر جوزف کی گاڑی اب قدیم عمارتوں کے درمیان بنی شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کے سر پر بندھی پٹی پر نظریں جماتے مسٹر جوزف نے پوچھا اور اگلے ہی پل ان کی نظر ولیم کے ہاتھ پر بندھے پلستر پر پڑی۔ رنگ برنگے پہاڑوں واضح تھے، انہیں شدید کفت ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ شیشے سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ راستے ہمیں تھکان کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ لمبے ہوتے ہیں، بلکہ وجہ ہم سفر ہوتا ہے، انچاہا ہم سفر۔ ولیم کو لگا نہیں تھا مسٹر جوزف اسے لینے آئیں گے۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اس کی مڑی ہوئی گردن دیکھی۔ ولیم ان کی وہ اولاد تھا جس نے سب سے زیادہ ان کو نقصان کیا تھا، جس نے سب سے زیادہ پریشانی دی تھی، جس کی پرورش سب سے زیادہ چیلنجنگ رہی تھی۔ وہ بیٹا جو ان کے پاس ہو کر بھی ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے رخ موڑ لیا اور ولیم یہی چاہتا تھا کہ مسٹر جوزف کوئی بات نہ کریں، وہ اس سے اس کے دورے کے بارے میں نہ پوچھے، ورنہ وہ چھپا نہ پاتا اور اگر انہیں پتہ چل جاتا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ باہر دیکھتا رہا۔ سرمئی ایڈنبرا آج اتنا روشن کیوں لگ رہا تھا؟ بلکہ جب سے وہ واپس آیا تھا سب بدلا سا تھا، روشن روشن، یوں جیسا ہر چیز میں روشنی بھر گئی ہو اور اس کے ساتھ ہی خالی پن تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کئی لمحے وہ یوں ہی سر ٹکائے سوچتا رہا، پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا پایا۔ سر دکھنے لگا تو اس نے مزید سوچنا ترک کر دیا، شیشے سے سر ٹکائے آنکھیں موند لی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اے انسان، تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور پھر سب پہلے جیسا رہ جائے گا؟ کبھی نہیں۔ ولیم مسٹر جوزف کے ساتھ گھر آیا تو نسا اور نینی اس کا بے تعجبی سے انتظار کر رہی تھی۔ نینی نے اس کی ڈھیروں بلائی لی۔ جوزف پیلس میں اس کے آنے سے رونقیں بڑھ جاتی تھیں۔ میرا بچہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ نینی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پہلو میں ٹکا رہا۔ نسا اس کے لیے گرم سوپ لائی تھی۔ مسٹر جوزف اسے پیلس چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جارج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، وہ فائنل ایگزامز دے کر آیا تھا اور اب پوری دل جمی سے مسٹر جوزف کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جس فلم سے زینی رابرٹ بطور ہیروئن کا کام کر رہی تھی، جارج اس فلم سے اپنی ہدایت کاری کا ڈیبیو کر رہا تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت اسٹوڈیو میں گزرتا تھا۔ وہ مسٹر جوزف کا بازو بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا، گھر کا بڑا بیٹا جسے باپ کا نام روشن کرنا تھا۔ پر کیا تم جانتے ہو، جب باپ کا نام پہلے سے ہی روشن ہو تو اولاد کو اس مقام تک اپنا نام لانے کے لیے کڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت جارج اسی تگ و دو میں مصروف تھا اور نسا گھر کی بیٹی ہونے کے فرض پورا کر رہی تھی کیونکہ اس کی پرورش نینی نے کی تھی۔ نینی کی کافی ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ اس وقت بھی اس نے گرم گرم سوپ کا پیالہ ولیم کے سامنے رکھا۔ نینی، میرا بالکل من نہیں ہے۔ وہ تھکا ہوا تھا اور یہ تھکان اس کے چہرے پر واضح تھی۔ سر کی پٹی اتر گئی تھی لیکن ٹانگوں والی جگہ پر ایک چھوٹی سی پٹی جمی تھی، جبکہ ہاتھ پر چڑھا پلستر اسے الجھن دے رہا تھا اور اس وقت اسے اپنے ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چلو شاباش، جلدی سے ختم کرو، پھر دوا بھی لینی ہے۔ نینی نے 24 سالہ ولیم کو پیار سے پچکارا اور ولیم جو اس وقت بالکل بھی حواس میں نہیں تھا، وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے سوپ کا پیالہ پی گیا۔
कुछ देर बाद बैठा रहा। निशा ने उसे दवा दी और फिर उसके बाजू पकड़ते उसे उसके कमरे में छोड़ने जाने लगी। नैनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, वो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते देखती रही। मैं 4 साल का बच्चा नहीं हूँ निशा, छोड़ो मेरा हाथ। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसे निशा ने अपने बाजू में अड़ा लिया था। कंधे पर उसका बैग लटका रखा था, जिसे वो छोड़ ही नहीं रहा था। इस बैग के अंदर उसकी जैकेट थी और जैकेट में निकाहनामा, जो उसे मौत के जैसा था। 4 नहीं 24 साल दिमाग बच्चा। वो हौले से मुस्कुराई। वो दोनों अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। विलियम अजीब सी कोफत में मुब्तला था। जिस्मानी दर्द तो था ही, पर जहन पूरी तरह से उलझा हुआ था और वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। वो अक्सर महीनों के दौरों पर निकलता था, खतरनाक तरीन इलाकों में जाता था, जंगलों बयाबानों में, पर कभी इतना निढाल नहीं हुआ जितना इस वक्त महसूस कर रहा था। पिछले 2 दिन नील ने उसे महसूस नहीं होने दिया, पर अब उसे शिद्दत से महसूस होता था जैसे कुछ खो गया हो। अजीब सा खालीपन उतर आया था नैन्सी की मौत के बाद। जोसेफ पैलेस उसे कभी खुशहाल नहीं लगा, पर यह खालीपन, ये तो जानलेवा था। वैसे कैसा रहा पाकिस्तान का विजिट? उसके कंधे तक आती सुर्ख बालों वाली निशा ने उसे जानिब झुकते सरगोशी की। ठीक था, वो बस इतना कह पाया। सर भारी हो रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो अब राहदारी के गुजर रहे थे। बस ठीक, जान पर खेल कर गए थे तुम वहाँ। जान पर खेल कर तो वो बिया रचा आया था। ये निशा को कौन बताता? क्या तुम बताओगे? हाँ ये तो है, वो बस इतना कह पाया। वो अब कमरे के दरवाजे पर पहुँचे। निशा ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे खोला और बत्तियाँ जला दी। उसका कमरा हमेशा साफ सुथरा रहता था और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी निशा ने अपने जिम्मे ले ली थी। वो तेजी से आगे बढ़ता बेड पर बैठ गया। नींद पलकों पर उतर आई। पपोटे भारी हो गए। शायद दवा का असर था। वो बस सो जाना चाहता था। उसने पूरी आंखें खोलकर निशा से अपना बैग अलमारी में रखने को कहा। फिर उसने देखा वो बैग अलमारी में रख रही थी। अब वो उसके जूते उतार रही थी। बहनें भी कितनी अजीब होती हैं। भाई से छोटी सी लड़ाई पर पूरा घर सर पर उठा लेती हैं और फिर भाई की फिक्र भी माँ जैसी करती हैं। वो लेट गया और फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। निशा उसे कंबल उड़ाती, बत्तियाँ बुझाती, एक धीमी रोशनी वाला लैंप जलाती उसके कमरे से बाहर निकल गई। दोपहर से शाम हो गई और फिर रात सर उठाने लगी। वो यूं ही बेसूध सोया रहा और फिर अचानक एक एहसास से उसकी आँख खुली। कुछ देर वो यूं ही लेटा रहा, फिर आंखें खोल दी। वो चिट लेटा था, नजरें अब छत पर जमी थी। सर अभी तक भारी था और फिर उसने दाएं करवट ली। फिर अगले ही पल वो बेसाख्ता चिल्ला उठा। उसकी नज़रों के सामने ही बड़ी सी दीवार गिर खिड़की के साथ रखे डबल सीटर सोफे पर वो दोनों बैठी थी। वो चिल्लाते हुए उठ बैठा। सामने ही सोफे के एक कोने पर नैन्सी बैठी थी, सफ़ेद शब ख्वाबी के लिबास में। ब्लोंड बालों वाली नैन्सी टांग पर टांग धीरे जमाए दिए थी और सोफे के दूसरे कोने पर वो थी उसकी इकलौती बीवी फजर मराज। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, ऊंची पौनी किए, वो भी टांग पर टांग जमाए बैठी थी। वो दोनों उसे ही घूर रही थी। विलियम ने बेसाख्ता आंख को मसला, लेकिन वो अभी भी वहीं थी। उसने 3-4 बार अपना सर झटका, शायद दवा का असर था, पर वो तो अभी भी वहीं थी। सीरियसली? वो नैन्सी से बेसाख्ता मुखातिब हुआ। तुम अकेली क्या कम थी? वो अब गहरे सांस ले रहा था। बाल उलझे पड़े थे और हाथ पर बंधे पलस्तर ने मानो उसे माजूर कर दिया था। दाहिने हाथ से बैठे बैठे बाल संवारे और फिर आंखें बंद किए, चंद गहरे सांस लिए। जान गया था उसकी बीमारी में नैन्सी के साथ अब फजर भी उसके हाथ साथ रहा करेगी। फिर उसने आंखें खोल दी। वो दोनों एक से तासुरात लिए उससे देख रही थी। नैन्सी की नज़रें जताती हुई थीं, जबकि फजर मराज की नज़रें उसे हड़प करने वाली। इसे क्यों लाई हो? उसने नैन्सी से सवाल किया। मैं कब लाई हूँ? फजर और नैन्सी ने बेक वक्त रुख मोड़कर एक दूसरे को देखा और फिर रुख विलियम की जानिब किया। सीने पर बाजू जमाए वो दोनों जैसे विलियम का हिस्स उठा रही थी। तुम लाए हो इसे गालिबन, ये तुम्हारी वाइफ है। तपाने वाली मुस्कुराहट लिए वो उसे ही देख रही थी। विलियम ने फजर को देखा। वो उसी लिबास में थी जिसमें उसने फजर को कबूल किया था। वो उसे ही देख रही थी। वो रुख फेर गया। उसने फिर से कबूल किया कि हाँ, वो इतनी ही ब्रेथ टेकिंग थी। वाइफ तो बना लिया, बुज़दिल इंसान, मुझे छोड़कर आ गए। लहजे में काट समोए वो तंजिया मुस्कुराए और अगले ही पल विलियम बेड से नीचे उतरा। वो नंगे पाँव नरम मुलायम से कालीन पर खड़ा था। वजूद में अजीब सी जंबिश थी। वो जानता था यह हकीकत नहीं था, ये वहम था। लेकिन वहम क्यों हो रहा था? नैन्सी तक तो ठीक था, ये फजर क्यों? दिमाग घूम गया। तुम दोनों प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, वो अब रुख मोड़े बोला। अंदाज में झल्लाहट थी, घबराहट थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा, फिर रुख मोड़कर सोफे की जानिब देखा तो
तो वो दोनों ढीठ वहीं बैठी थी। तेवरी चढ़ गई। क्या मुसीबत है यार। वो बड़बड़ाता ड्रेसिंग रूम में घुस गया, जिससे साथ वॉशरूम अटैच था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो फ्रेश अप होकर अपने कमरे में वापस आया तो एक और चीख उभरते उभरते रह गई। निशा उसके कमरे के वस्त में खड़ी थी, हाथ में वो जैकेट लिए उसकी जेब चेक कर रही थी जिसमें निकाहनामा था और उसका हैंड कैरी खुला पड़ा था। साथ ही वो बैग भी जो उसने अलमारी में रखने को कहा था। हैंड कैरी वो धोने वाले कपड़ों निकाल कर मुलाजिमा को दे चुकी थी जो कमरे से बाहर खड़ी थी। ये क्या कर रही हो? अगले ही पल वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा और जैकेट झपट ली। दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। पहले तो निशा विलियम की इस हरकत पर हैरान हुई, फिर उसने विलियम के सुर्ख हो चुके चेहरे को देखा। वो मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े उठाने आई थी। पहले ये काम नैनी देखा करती थी, पर अब निशा ने ये संभाल लिया था। काम मुलाजिम करते थे, बस अपनी निगरानी में करवाती थी। विलियम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बैग उठाकर जैकेट समेत उसे कमरे में बनी छोटी सी अलमारी में रख दिया। निशा उसे उलझन नज़रों से देखती रही। विलियम ने नींद पूरी हो चुकी थी, बल्कि फजर और नैन्सी को एक साथ देखकर आंखें खुल चुकी थी। इसमें कुछ भी ऐसा धोने वाला नहीं है, और ना ही ये जैकेट। वो बड़बड़ाया। तुम ठीक हो? वो अपनी जगह खड़ी रही, हिली नहीं। अलबत्ता उसने इशारे से मुलाजिमा को जाने का कह दिया था। हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस इतना कह पाया। निशा से नजरें नहीं मिला रहा था, बल्कि अब फ़ोन उठाए उसमें यूं मगन हो गया जैसे निशा वहाँ हो ही ना। खुले ट्राउज़र और गोल गले वाली ऊनी आसमानी शर्ट पहने वो बालों को सेट करके बाहर आया था, बिल्कुल फ्रेश। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। वो परेशानी से उसकी जानिब बढ़ी। विलियम ने एक गहरा सांस लिया और फिर मोबाइल से चेहरा उठाकर उसे देखा। इस फटे सर और टूटे हाथ के साथ मैं तुम्हें कितना ठीक लग सकता हूँ? उसने मोबाइल हाथ में पकड़े पहले पेशानी की जानिब इशारा किया और फिर हाथ की जानिब। अंदाज जला भुना था। निशा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वैसे मैं तुम्हें बताने आई थी, तुम्हारी गेस्ट आई है, उनसे जाकर मिल लो। गेस्ट? आबरू उठाकर पूछा। उसके ऐसे कोई गेस्ट नहीं थे जो घर टपक पड़ते, और नील तो गेस्ट में शामिल नहीं था। आकर देख लो। वो कंधे उचकाते कमरे से निकल गई। कुछ सोचने के बाद वो भी कमरे से निकल आया। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, यहाँ से लाउंज का मंजर वाज़ेह था। सामने ही जेनी रॉबर्ट, नैनी और निशा के साथ बैठी थी। वो भी सादा आरामदेह कपड़ों में थी, बालों को जूड़े में मक्कीद किए। वो यूं बैठी थी जैसे जोसेफ पहले से उसका सदियों से पुराना रिश्ता हो। जैसे ही उसकी नज़रें सीढ़ियों से उतरते विलियम पर पड़ी, उसने हाथ हिलाकर हाय कहा। वो अब सीढ़ियाँ उतरते उनकी जानिब बढ़ा रहा था। जैसे वो कभी करीब पहुंचा, जेनी ने अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। आंखों की चमक वाज़ेह हुई। गुड इवनिंग। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। हाय गुड इवनिंग। मानो बरकी कुमकुम जल उठे हों। मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो सोचा आयादत कर लूँ। वो स्टूडियो में होने वाली डिनर के बाद आज उससे देख रही थी। वो आज भी इतना ही बेजार था। वो आदम बेजार था या औरत बेजार, जेनी समझ ना पाई। शुक्रिया। वो बैठ गया तो जेनी भी बैठ गई। निशा उसे गौर से देख रही थी। जेनी की आंखों की चमक वो देख चुकी थी। मैं चाय लाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। हाँ, जैसे आने वाले सभी मेहमानों के लिए चाय वही बनाती हो। विलियम को उसके उठने पर गुस्सा आया। निशा ने नैनी को भी उठने का इशारा किया। वो दोनों अकेले बात करने दिया जाए। मैं ज़रा रात के खाने का इंतज़ाम देख लूँ, और बेटा आप खाना खा कर जाना। विलियम की भवें मज़ीद सिकुड़ गईं। क्या ज़रूरत है भला ये सब करने का? जेनी उन दोनों की बात पर सिर्फ मुस्कुरा दी। वो दोनों चले गए तो जेनी उससे मुखातिब हुई, जो चारों जानिब देख रहा था सिवाय उसके। पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा? विलियम ने चौंक कर सर उठाया। तुम्हें कैसे पता? वो पूछना चाहता था पर पूछा नहीं। उससे पूछकर खुद को हल्का क्यों करना? यूँ जाहिर किया जैसे फ़र्क ही ना पड़ता हो, जबकि अंदर कहीं बेचैनी बढ़ गई थी। डोंट वरी, मिस्टर जोसेफ को नहीं पता। वो हौले से मुस्कुरा दी। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? इस बार उसने अपनी नज़रें जेनी की नीली आंखों में गाड़ दी। यही कि मुझे यहाँ पहुँचने के लिए एक लंबा सफ़र करना पड़ा है। वो इसकी सोच पड़ रही थी। विलियम को इससे ख़तरनाक किस्म की वाइब आई। हाँ, होते हैं कुछ लोग जो वाइब्स महसूस कर लेते हैं, जिनकी छठी ही तेज़ होती है। और तुमने ऐसा क्यों किया? सोफे से पुश टिकाकर वो पुरसुकून होकर बैठ गया। हल्के गीले बाल पीछे सेट थे। लाउंज में जलते आतिशदान बाहर की सर्दी को पूरा तरह से काट रहे थे। जेनी ने एक नज़र उसे देखा और फिर अकब में लगे मिस्टर जोसेफ के ड्रैकुला जैसे पोर्ट्रेट को। क्योंकि मुझे ये पसंद है।
पोर्ट्रेट से नज़र हटाकर विलियम पर जताती हुई नज़रें वो सुरमई रंग के गर्म ट्रैक सूट में मलबूस थी। क्यों पसंद है? विलियम ने सवाल दागा। वो साफ साफ बात करना चाहता था, क्योंकि इसमें एक कशिश है। तुम क्या समझे? वो जोसेफ वेलिस की बात कर रही थी या उनके सपूत की? कशिश जानलेवा होती है। विलियम ने अब की बार नज़रें उसके हटा दी। ये पर इसरार है, वो हौले से बोली। पर इसरारियत मौत होती है। ये किसी फेरी टेल जैसा है, वो फिर से बोली। उसे विलियम को सुनना अच्छा लग रहा था। वो भी उसी अंदाज में बैठी थी, लेकिन उससे नज़रें नहीं हटाई थी। हटानी भी क्यों? फेरी टेल्स झूठी होती हैं। वो झूठी क्यों होती हैं? फिर वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। फेरी टेल्स का ये मोटो भी झूठा है। असल ज़िंदगी में लोग साथ छोड़ जाते हैं। वो ज़ख्मी था क्योंकि नैन्सी उसे छोड़ गई थी। फिर भी फेरी टेल में जादू होता है और जादू सब ठीक कर देता है। वो उसकी बात पर इस्तेज़ाइया हंस दिया। असल ज़िंदगी में जादू करने वाली नेक और रहमदिल परियां नहीं होती हैं, बल्कि सियातिलिज्म बिखेरने वाली चुड़ैलें होती हैं, डायनें होती हैं, और डायनें किसी का घर नहीं छोड़ती। वो यूँ कहता किस कदर बुरा लगा था। आखिर उसका किसी डायन ने क्या बिगाड़ा था, सिवाय फजर के, जो सांस लेने में दुश्वारी लाती थी। और फिर कुछ लोग तुम्हारे जैसे होते हैं जिन पर जादू नहीं चलता। वो दिलकशी से मुस्कुराई और उसके मुस्कुराहट ने विलियम को मज़ीद कुफ़त में डाल दिया। इंसान कितना कमज़ोर है ना। अपने पसंदीदा इंसान को दिल निकाल कर दे देता है, उसे कबूल करता है, उसका सब कुछ कबूल करता है, जबकि एक आम इंसान को देखता तक नहीं, भले वो अपना सीना चाक करके दिल हथेली पर लिए खड़ा हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ये सब क्यों किया? इस बार का लहजा सर्द था। उसे पहेलियों में बात करना नहीं पसंद था। जोसेफ वेलिस को अंदर से देखने के लिए, जोसेफ वेलिस के लिए। वो उसकी दिलकशी से मुस्कुराई। अंदाज में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। अगर ये सेल्फ कंट्रोल था तो उसे बहुत अच्छा आता था। पूरा एडनबरा, पूरा स्कॉटलैंड किलों से भरा पड़ा है। फिर जोसेफ वेलिस में ऐसा क्या है? वो उसकी जानिब झुकता दबी दबी सी आवाज़ में बोला। आंखों का सर्दपन वाज़ेह था। जितनी जैनी कई लम्हे उसे देखती रही, इसकी सुर्ख हो चुकी रंगत और उसके आंखों की बेजारी। फिर उसने गहरा सांस लिया और फिर उसकी जानिब थोड़ा सा झुकी। तुम हो यहाँ? विलियम जोसेफ, साफ साफ वाज़ेह अल्फाज। विलियम का चेहरा मज़ीद सुर्ख पड़ा। कितनी बेबाक थी। फिर वो एक अदा से पीछे हो बैठी। आंखों में शरारत वाज़ेह थी। वो लड़का जो बाइबिल को हाईलाइट करके रखता हो, उससे दिलचस्प चीज़ पूरे स्कॉटलैंड में कहीं नहीं हो सकती। मैं ऐसी हरकतें अब नहीं करता। वो पीछे हो बैठा। खपत ने आन घेरा। अब जो करते हो वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। रग्बी स्टेडियम में पागलों की तरह रग्बी खेलता विलियम उसे पूरी ज़ियादत से याद था। उसने सोचा पर कहा नहीं। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। आज के लिए इतना काफ़ी था। वो यूं ही बैठा रहा। तुम मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? उसे सुकून से बैठते देखकर वो गोया हुई। उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हें उठाकर नहीं लाया था। तुम जिन पैरों से आई हो उन्हीं से वापस चली जा सकती हो। डिफ़ॉल्ट प्रीस्ट अपनी जोन में लौट आया। जेनी रॉबर्ट ने खड़े खड़े मुस्कुराते सर असबात में हिलाया और फिर खुदा हाफिज़ कहती लाउंज से निकलती चली गई। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने जाते ही विलियम ने गहरा सांस लिया। निसा मुलाजमा के साथ चाय की ट्रे लाती नजर आई। अरे वो चली गई? वो हैरान हुई, जबकि विलियम ने असबात में कंधे हिला दिए। वो कुछ नहीं जानता था। उसने कुछ नहीं किया था। वो भला कभी कुछ कर सकता है? सफदर फजर के हमरा लोकल ऑटो में रईस टेक्सटाइल के हेड ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते बेहाल हो चुका था। फजर सुकून से ऑटो में बैठी थी। उसे आदत थी। आदत ना भी होती तो उसे ये करना ही था। जबकि सफदर बार बार चेहरे पर उमड़ आने वाला पसीना साफ कर रहा था। जैसे ही वो इमारत के करीब पहुंचे तो फजर ने ऑटो वाले को पैसे देते बाहर निकल आई, जबकि सफदर हिचकिचाहट का शिकार था। उसके बाप के रईस औरंगजेब से अच्छे मरासिम थे। अगर उसे कोई यहाँ देख लेता तो पूरे रास्ते वो फजर को बद्दुआएं देता आया था और खुद को भी। काश फजर उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर ना होती। काश वो उस दिन मर गया होता जिस दिन ग्रुप्स बने थे। कम अज़ कम ये जिल्लत न सहनी पड़ती। फजर ने गर्दन पीछे गिराकर शान से खड़ी कई मंजिला नीले शीशों वाली इमारत को देखा, जिस पर बड़े हरफों में रईस नाम लोगों के साथ कुंदा था। डायमंड्स जैसा चमकता रईस, जिसके ऊपर बादशाह का ताज बना था और इतना बड़ा और रोशन था कि रात को मीलों दूर से नजर आता। ये रईस टेक्सटाइल का हेड ऑफिस था। सिर्फ टेक्सटाइल का ही नहीं, बल्कि रईस के बाकी तमाम ब्रांड्स का भी हेड ऑफिस था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, सफदर ने झुककर खफगी से कहा। मैं नरगिसी आदमियों से माफ़ी नहीं मांगती, वो सुकून से कहती। गेट की जानिब बढ़ गई। सफदर किलस कर रह गया।
अंदर मुलाजिमों के अलावा आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। सफदर को गेट पर सब बताना पड़ा, लेकिन वो उसका एतबार क्यों करते। उसने झल्लाते हुए अपने बाप को फ़ोन मिलाया। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं गए? गरजदार आवाज़ गूंजी। वो गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसने थूक निकलते झूठ बोला और सामने खड़ी फजर पर 100 बार लानत भेजी। फ़ोन बंद हो गया। तुमने मुझे बहुत जलील करवाया है फजर। ऊंचे बंगले में रहने वाले और महंगी गाड़ियों में घूमने वालों को कभी कभी मिडिल क्लास लोगों की जलालत बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता रहता है। उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। कुछ देर बाद गार्ड ने माजरत करते गेट खोल दिया। यकीनन उसे फ़ोन आ गया होगा। अगले 10 मिनट बाद वो दोनों एसी की ठंडक में मुराद आलम के दफ्तर में बैठे थे। 40 साला मुराद आलम रईस औरंगजेब का पीए था। फजर ने एक एक चीज़ को बहुत गौर से देखा। ऐसा नहीं था कि उसे ये सब मुतासिर कर रहा था, बल्कि वो अपने जहन में खाका तैयार कर रही थी आने वाले वक्त का, जब उसका अपना ऑफिस होगा, जब फजर मराज का नाम होगा और उसे कोई यूं एरा गेरा समझकर गेट पर नहीं रोकेगा। हल्की सुरमई दीवार जो देखने में ही सादा और पुरवकार लग रही थी। मुराद आलम की पावर चेयर के पीछे कई फ़ोटो फ्रेम टंगे थे, सफ़ेद किनारों वाले फ्रेम जिनमें हल्के फुल्के आर्ट की तस्वीरें थीं। उसने गहरा सांस लिया और फिर चौकन्नी होकर बैठ गई, जबकि सफदर तो सोफे पर बेढाल सा बैठा था। अंदर आते ही उसकी जान में जान आ गई थी। वो कई लम्हे यूं ही गुजर गए और फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। वो दोनों पावर चेयर के दाईं जानिब रखे सोफ़े पर बैठे थे। एल शेप्ड कीमती सोफ़ा और शीशे का नाजुक मेज। मुझे मॉडल ढूंढ कर दो, शाले कलेक्शन के लॉन्च के लिए नया चेहरा चाहिए। तुम जानते हो, रईस ज्वेलर्स हमेशा खूबसूरत ज्वेलरी के साथ साथ खूबसूरत चेहरा लाता है। फ़ोन पर बात करता मुराद आलम ऑफिस में दाखिल हुआ। सफदर सीधा हो बैठा, जबकि फजर ने गर्दन मजीद उठा ली। दुपट्टे सर से फिसल कर कंधों पर गिर चुका था। बाल जोड़े में मकीद थे और बालों में अभी तक पेंसिल फंसी हुई थी। अलबत्ता उस वक्त अपनी आंखों पर चश्मा लगा था और ये चश्मा उसके चेहरे को मजीद हसीन बना रहा था। कौन पागल कहता है चश्मा लड़कियों की खूबसूरती को मांद कर देता है? कोई फजर मराज को भी देख लो। हाँ रईस आज वापस आ रहे हैं। ओके ठीक है, शाम में हम ऑफिस में पहुंच जाएंगे। बाय। उसने एक नज़र फजर और सफदर को देखा, फिर फ़ोन बंद कर दिया। दरमियाना कद, सलीके से जमे बाल और बीच पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने मुराद आलम अब फ़ोन बंद करता उनकी जानिब बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम। सफदर उठ खड़ा हुआ। फजर को भी उठना पड़ा, वैसे भी वो यहाँ अपने काम से आई थी। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने मुसाफा किया और अगले नज़र मुराद की आलम की फजर पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठिठक गया। फजर ने सर हिलाकर सलाम करने पर इत्तफा किया। मैं ज़रा बिजी था, लेट हो गया। हुसैन साहब ने बताया था आप लोगों का आने का। मैंने फैक्ट्री से कुछ कपड़ा मंगवाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वो कह सफदर से रहा था, लेकिन देख फजर को रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्हें खूबसूरत चेहरों की कमी थी। पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स उनके पास थी, लेकिन होता है ना एक चेहरा जो मखसूस होता है, वैसा ही चेहरा था फजर मराज का। कोई बात नहीं, वो दरअसल हम जो कॉस्ट्यूम बना रहे हैं ना, उसके लिए कपड़ा सिर्फ रईस टेक्सटाइल से ही मिल सकता है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। सफदर ने झेंप कर सफाई दी। बैठे आप लोग, मैं कुछ पीने के लिए मंगवाता हूँ, तसल्ली से बात करते हैं। वो अपनी मेज़ की जानिब बढ़ गया। इसने इंटरकॉम पर ऑर्डर दिया। 3 पीना क्लोडा प्लीज़। उसने नॉन एल्कोहल कॉकटेल मंगवाई थी। आमतौर पर अनानास का रस, नारियल का दूध या क्रीम और बर्फ़ से बनाया जाता है। गर्मियों में मौसम में बेहतरीन होता है। वो ऑर्डर देता वापस उनकी तरफ आया और फिर सामने सोफे पर टिक गया। तो क्या बना रहे हैं आप लोग? वो अब तफसील से पूछने लगा। सफदर और फजर ने अपने कॉस्ट्यूम की कुछ तफसीलियात फराहम की। मुराद आलम की नज़र बार बार फजर की जानिब उठ रही थी और फजर पल के 1000वें हिस्से में ये महसूस कर चुकी थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर नागवारी उभरी। कुछ देर बाद ऑफिस बॉय जूस के गिलास रखकर चला गया। कांच के शफाफ स्नीफटर ग्लास में, जिसका पैंदा चौड़ा और ऊपर की जानिब तंग था, सफ़ेद रंग का पेना क्लोडा वाज़े था। ग्लास के किनारे पर लगा अनानास का टुकड़ा उसे मज़ीद रसीला बना रहा था। मुराद आलम ने जैसे ही अपना ग्लास उठाया तो उन दोनों ने भी बारी बारी उठा लिया। तो फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है आपका? अब की बार उसने फजर से बराह रास्त पूछा। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में, उसने वाज़े किया। एक ही बात है। वो मुस्कुराया। एक ही बात नहीं है। वो नहीं मुस्कुराई। आंखें छोटी करके मुराद आलम को देखा, जो 40 का होकर भी काफ़ी फिट था। अमीर लोग बूढ़े भी जल्दी नहीं होते, तड़क कर सोचा। तो आप कॉस्ट्यूम किसके लिए डिज़ाइन करेंगी?
उसे फजर का एतमाद अच्छा लगा। जिनकी किस्मत में मेरा डिज़ाइन पहनना होगा। मुराद आलम का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। वैसे जेनजेड के बारे में मैंने सिर्फ सुना था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस लोगों का गिरोह है। तुम लोगों को से मिलकर ये यकीन हो गया। उसके बात करने के अंदाज में ठहराव था। क्या सभी पैसे वाले लोगों का पास इतना एतमाद होता है? क्या वो यूं ही किसी पर जजमेंट दे सकते हैं? वो भविष्य के अड़े उसे देखे गई, जबकि सफदर का दिल तेजी से धड़क रहा था। फजर चुप थी। अगर वो फिल्टर फ्री बोलने लगी तो उसकी ज़ुबान के जोहर मुराद आलम नहीं सह पाएगा। उसने बेसाख्ता थूक निकला। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मेरा मकसद वाज़ेह है। वो नॉर्मल लहजे में कहती मुस्कुराई। सफदर ने बेसाख्ता सुख का सांस लिया। इससे पहले मुराद आलम कुछ कहता दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके यस कहते ही पर दरवाज़ा खुला। बॉस, वो मटेरियल आ चुका है, एक लड़के ने अंदर दाखिल होते इत्तला दी। ओके, लेट्स गो। वो ग्लास रखते उठ खड़ा हुआ। साथ ही सफदर और फजर को भी उठना पड़ा। उस बार उसने फजर की हाइट पर भी ध्यान दिया। नॉट बैड, वो दिल ही दिल में सताइशी बोला। और कुछ देर बाद वो ऑफिस से निकल कर बाएं जानिब चलते हुए राहदारी के आखिरी में मटेरियल रूम तक आए। अंदर दाखिल हुए तो कमरे की सारी बत्तियां रोशन थी और उनके सामने ही लंबे लंबे मेज़ों पर मटेरियल बिछा था। फजर की आंखें चमक उठी। सुर्ख और सफ़ेद कपड़े के मुख्तलिफ वैरायटी थी। सफदर ने फजर को इशारा किया। मुंतखब उसे ही करना था। वो अब सब भुलाए एक एक मेज़ पर बिछा कपड़ा हाथ से छू छू कर देख रही थी। नेट का बेहतरीन कपड़ा आंखों को घेरा कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम देखो। सफदर एक्सक्यूज़ करता बाहर निकल गया, जबकि फजर अपने काम में मुनहकिक थी। हाँ, उसे ऐसा ही कुछ चाहिए था जो रेशम से ज़्यादा मुलायम और पानी से ज़्यादा शफाफ हो। चेहरे से संजीदगी वाज़ेह थी। 6 लंबी मेज़ों पर 3 पर सफ़ेद रंग के कपड़े का मुआद और 3 पर सुर्ख रंग का मुआद रखा था, जबकि मुराद आलम अब एक मेज़ से टेक लगाए, सीने पर बाजू जमाए, टांगों की कैंची बनाए खड़ा था। वह फजर को सर से पैर तक घूर रहा था और ये नज़र हवस की मारी नहीं थी, बल्कि उनमें सताइश थी। वो कुछ सोच रहा था। अगर मेरा एक्सरे हो गया हो तो क्या आप मुझे इन कपड़ों की कीमतें बता सकते हैं? उसने गर्दन उठाकर मुराद आलम को देखा। लहजे में सर्दपन था। मुराद आलम एक पल के लिए गड़बड़ा गया, पर अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पाया लिया। वो पेशेवराना अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हें क्यों लगा मैं तुम्हारा एक्सरे कर रहा हूँ? उल्टा सवाल उभरा। उससे वो लड़की दिलचस्प लगी थी। जहाँ मर्द के आँख में एक्सरे मशीन फिट होती है, वहीं औरत के अंदर सेंसेस लगे होते हैं। वो अपनी जानिब उठने वाली नज़र पहचान लेती है। उसने गर्दन उठाए बगैर कहा। कपड़ों की 6 मुख्तलिफ वैरायटी में से उसे 2 पसंद आ गई थी और आंखों की चमक बढ़ गई। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें किस नज़र से देख रहा हूँ? अगला सवाल उभरा। बदकिस्मत से आप मुझ में एक मॉडल ढूंढ रहे हैं। इस बार गर्दन उठा ली। आंखें मुराद अली की आंखों में गाड़ दी। मुराद आलम की मुस्कुराहट गायब हुई, पर वो यूं ही खड़ा रहा, उसे देखता रहा। वो कैसे जान गई थी? क्या उसे अदारक होते थे? मुझे सुर्ख रंग की ये वैरायटी, जबकि सफ़ेद रंग की वो वैरायटी चाहिए। उसने मुस्कुराकर 2 मुख्तलिफ मेज़ों की तरफ इशारा किया। अंदाज नॉर्मल था। तो क्या तुम्हें मेरा एक मॉडल से नज़र से देखना गलत लगा? अगला सवाल दागा गया। मुराद आलम की पेशानी की लकीरें मज़ीद गहरी हुई। ये सिर्फ फजर मराज का एतमाद नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसे दिलचस्प बना रहा था। लेकिन क्या? वो उसे देखने सोचने लगा। आपका मुझे मेरी मर्ज़ी के बिना देखना भी गलत है। वो उसे सुकून से बोली। चेहरे पर तपाने वाली मुस्कुराहट थी। मुराद आलम हंस दिया। तो फिर तुम्हें घर बैठना चाहिए। फैशन डिज़ाइनिंग तुम्हारे बस का काम नहीं। वो भी उसी अंदाज में बोला। चेहरे पर तमस्खराना वाज़ेह था। फजर ने सुकून से उसकी बात सुनी और फिर वो 2 कदम बढ़ती आगे आई, बाजू सीने पर बांध लिए। सर, मैं इस खौफ से घर पर हरगिज़ नहीं बैठ सकती कि लोग मुझे बुरी नज़र से देखेंगे। अलबत्ता मैं देखने वाले की आंखें ज़रूर निकाल सकती हूँ। इस बार लहजे की ठंडक ने लाहौर की गर्मी को भी मात दे दी। मुराद आलम सताइशी से उसे देखे गया। इससे पहले वो कुछ कहता, दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर आया। मैं मटेरियल मुंतखब कर चुकी हूँ सफदर, इनसे पेमेंट पूछ लें, फिर हमें चलना है। उसने रुख सफदर की जानिब किया। सफदर ने बेसाख्ता मुराद आलम को देखा, जो मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उनका मतलूबा कपड़ा पैक हो चुका था। फजर को अपने सर से बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। वो दोनों एक बार फिर मुराद आलम के ऑफिस में थे। हम ये सामान ऑटो पर नहीं ले जा सकते, मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ। उसने फजर की जानिब झुककर सरगोशी की।
मैं राइड करवा चुकी हूँ, डोंट वरी, गाड़ी आती होगी, वो कदरे सुकून से बोली। सफदर गहरा सांस लेकर रह गया। कुछ देर बाद उनका मटेरियल नीचे गाड़ी तक पहुँचा दिया गया। वो दोनों अब मुराद आलम के ऑफिस से उसे खुदा हाफिज करते बाहर निकल रहे थे जब अकब से आने वाली आवाज़ पर दोनों रुक गए। मिस फजर मराज, क्या आप रईस ज्वेलर्स के लिए एक फ़ोटोशूट करेंगी? सफदर जहाँ हैरान हुआ वहीं फजर ने लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट उभरी। वो जानती थी जल्द या बदेर ये ऑफ़र ज़रूर आएगी। मुराद आलम उनके अकब से निकलता सामने आया। शाले कलेक्शन हमारी अब तक की बेहतरीन कलेक्शन है। डायमंड्स की ये ज्वेलरी मार्केट में आग लगाने वाली है। मगरबी तर्ज पर बना ये जेवर आँखों को खेरा करने वाला है और इसके लिए हमें ऐसा चेहरा चाहिए जो। मैं मॉडलिंग या फ़ोटोशूट की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसकी बात काट कर फजर ने इनकार किया। सॉरी, मुराद आलम को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। कोई रईस ज्वेलर्स को ऑफ़र कैसे ठुकरा सकता है? मैंने अभी आपको इनकार किया है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सफदर की रंगत फीकी पड़ी जबकि मुराद आलम के चेहरे पर साया सा गुजर गया। फजर, ये सही वक्त नहीं है। सफदर ने समझाना चाहा। वो नहीं चाहता था मुराद आलम को कुछ बुरा लगे, वरना बात उसके बाप तक पहुँच जाती। मार्बल के चमचमाते फर्श पर बने मुख्तलिफ कैबिन्स में लोग अपने अपने कामों में मगन थे। ये हेड ऑफिस था और यहाँ डिज़ाइंस तैयार किए जाते थे। कई स्क्रीनों पर उस वक्त जेवरात के नायाब डिज़ाइन चमक रहे थे। कई लोग कागज़ों पर हाथ से अपनी महारत उतार रहे थे। मॉडलिंग नहीं करोगी तो क्या करोगी? मुराद आलम का सवाल बरजस्ता था। काम करते कई वर्कर्स ने सर उठाकर अपने ऑफिस के बाहर खड़े मुराद आलम को देखा जो एक लड़की से बात कर रहा था। आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी लेकिन लगता था बात ज़रूरी है। क्या ये कोई नई मॉडल है? अपने अपने कैबिन में शीशे की दीवार के आर पार बैठे वर्कर्स सरगोशियाँ कर रहे थे। जिस तरह से उन्हें मुराद आलम के ऑफिस में बिठाया गया है, लग तो यही रहा है। पुरतजिस निगाहें बार बार उनकी जानिब उठ रही थी। मॉडल्स हायर करोगी? बरकरफ्तारी से जवाब आया। मुराद आलम के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट उभरी। देखते हैं। इस बार वो सामने से हट गया। ज़िंदगी में किसी ने पहली बार रईस जैसे ब्रांड के लिए काम करने से मना किया था। देखते रहें, वो मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी। सफदर ने शहादत की उंगली से कनपट्टी के करीब गोल दायरा बनाया जैसे कह रहा हो ये पागल है। मुराद आलम कुछ न बोला। वो चमचमाते फर्श पर कदम आगे बढ़ाते निकलते चली गई। दूसरी मंजिल से नीचे उतरते वो अब खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। घूमने वाला ऑटोमेटिक ग्लास डोर जो घूमता रहता था। बाहर अभी भी काफ़ी धूप थी और शीशों से अंदर आती धूप मार्बल से टकराकर वो चमक पैदा कर रही थी कि आंखें चुंधिया जाती। किसी का लिहाज कर लिया करो। वो दोनों अब साथ चलते चलते लड़ रहे थे। बाहर राइडर उनका इंतज़ार कर रहा था। मैंने कोई बदलिहाजी नहीं की है, वो फ़ौरन बोली। तुम सहूलत से इनकार कर सकती थी, वो कुफ़्फ़तज़दा बोला। शर्मिंदगी ने आन घेरा। सहूलत से ही इनकार किया है। ग्लास डोर के दहाने पर चमकते मार्बल से बचने के लिए फजर ने बेसाख्ता आंखों के सामने हाथ रख गया और उसी पर घूमते ग्लास डोर से रईस औरंगजेब अंदर दाखिल हुआ। ग्रे ड्रेस पैंट पर ग्रे ही कॉटन की ड्रेस शर्ट पहने, सनग्लासेस आंखों पर जमे थे। उसे देखते ही आते जाते काम करते लोग चौकन्ने हो गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की खड़ी हो गई। रईस के एक कदम पीछे अरूज़ा थी, नीली पैंट पर कॉटन का टॉप पहने। ऊंची पौनी वाली अरूज़ा की सारी हसियात रईस की जानिब मतवज्जा थी। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, एग्जिट से फजर और सफदर बाहर निकल गए। बद की बादशाह और मलका मलून का आमना सामना होते होते रह गया। बाहर आते ही उनकी आवाज़ें दम तोड़ गई। वो अब तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ रहे थे जहाँ उनकी टैक्सी खड़ी थी। रईस के ऑफर्स खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। फिर जान लो फजर मराज उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल नहीं है। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ रहे थे। उनका सामान अंदर रखा दिया गया था। प्लीज़ एसी ऑन कर दें, सफदर ने बैठते ही ड्राइवर से कहा। आखिर तुम रईस के बारे में जानती क्या हो? वो गुस्से था। रईस पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड है। सालों तक रईस ज्वेलरी तक महदूद रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके रईस टेक्सटाइल में भी आ गया। रईस टेक्सटाइल का कपड़ा पाकिस्तान के छोटे बड़े हर ब्रांड तक जाता है, यहाँ तक के लोकल मार्केट्स में भी। इसके अलावा रईस पाकिस्तान के बड़े शहरों में अपने होटल्स की चेन खोल चुका है और इस सब का मालिक 40 साला रईस औरंगजेब है जो एक अच्छा मॉडल भी है। उसकी ज्वेलरी डिज़ाइन दुनिया के महंगे तरीन डिज़ाइनों में शुमार किए जाते हैं। रईस औरंगजेब शहर की जानी मानी शख्सियत है। इसकी शख्सियत ऐसी है कि लोग इसे दिलो जान से पसंद करते हैं। वो एक
ایکسٹروورٹ شخص ہے، جہاں جاتا ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ وہ ملکی غیر ملکی فیشن شوز میں حصہ لیتا ہے، وہ فیشن شوز اسپانسر کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آنے والے چند سالوں میں رئیس کاسٹیوم ڈیزائننگ کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری کہانی سنا دی۔ صفدر منہ کھولے اس حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ اتنا تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں رئیس ہیڈ آفس جاؤں گی اور مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے صفدر کو دیکھا، جس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ اب وہ گاڑی سے باہر تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ نام کی طرح قسمت بھی رئیس ہوتی ہے، اور رئیس اورنگزیب میں ایسا کیا تھا کہ قدرت اس پر یوں مہربان تھی؟ وہ تلخی سے سوچے گئی۔ دن گزرنے لگے، پر ولیم کی طبیعت عجیب ہوتی گئی۔ ایک ہاتھ سے وہ کوئی کام ڈھنگ سے کر نہیں پاتا تھا، اور دوسرا اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک وحشت تھی جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ فی الوقت ٹریول نہیں کر سکتا تھا، اور ایک ہاتھ سے وہ اپنا کیمرہ بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ پاتا تھا۔ وحشت بڑھنے لگی تو اس نے نیل کے ساتھ مختلف کلبز جوائن کر لیے۔ دھیان بھٹکنے کے لیے وہ جانے کیا کیا کر رہا تھا، پر دھیان بھٹک ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر ایسے ہی وہ ایک شام وہ نیل کے بلانے پر ایڈنبرا پہنچ گیا۔ پورے ایڈنبرا میں سرمئی شام اب دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ شہر کے وسط میں روشنیوں کے بیچوں بیچ ایک ریسٹورانٹ کی اوپننگ کی جا رہی تھی، نیلز کو کیفے۔ ہاں ٹھیک جانا تم نے، یہ نیل کا ہی کیفے تھا۔ باپ ڈاکٹر تھا، پر نیل نے ولیم کے ساتھ بزنس کی پڑھائی کی تھی۔ میڈیکل میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جاب کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی ماں یعنی مسٹر پٹیل بہت اچھی کک تھی۔ سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایڈنبرا میں اپنا کیفے کھول لیا، جہاں اسکاٹش کے ساتھ ساتھ انڈین کھانا بھی دستیاب تھا۔ کیفے کی اوپننگ میں مسٹر پٹیل کے گنے چنے دوست مہمان تھے، اور باقی سب نیل اور ولیم کے کلاس فیلوز تھے۔ ولیم نے جوزف پیٹرسن کے بیٹے ہونے کا پہلی بار فائدہ اٹھایا۔ وہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ ہی آیا تھا، پلستر والے ہاتھ کو بیلٹ میں ڈال کر، اور بیلٹ کو ایک جانب سے گردن سے گزارا گیا تھا تاکہ ہاتھ ہلے جلے نہیں۔ سافٹ بیگی پینٹ پر کافی رنگ کا کھلی گول گلے والی اونی شرٹ پہنے وہ کاؤنٹر کے قریب میز پر اوپر چڑھا بیٹھا تھا۔ کتھئی بال نفاست سے سیٹ تھے، اور گول گلے والی شرٹ کے اوپر سنہری چین چمک رہی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ آج کسی تقریب کی طرح میزوں کو کھانوں سے سجایا گیا تھا تاکہ لوگ کھانے کے بعد کھانے کا ذائقہ جان سکیں۔ کھانا مفت تھا، جاننے والوں کے لیے بھی اور انجان لوگوں کے لیے بھی۔ لوگ جہاں کھانے کے لیے آ رہے تھے، وہیں شان سے بیٹھے ولیم جوزف کے ساتھ تصویریں لی جا رہی تھی۔ بے شک وہ خود کسی کام کا نہیں تھا، پر باپ جوزف پیٹرسن تھا، اور وہ پہلی بار فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نیل نے اسی کے جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی شرٹ کا رنگ تھوڑا ہلکا تھا۔ ویسے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اور تم اتنے ہی منحوس، ولیم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تو نیل کی بتی سی دکھائی دی۔ کیفے میں عجیب سا شور تھا، لوگوں کے بولنے کی آوازیں، چمچ کی آوازیں، میوزک کی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے جارج آئے گا؟ نیل نے جارج کو دعوت دی تھی، اور جارج آج کل اتنا مصروف تھا کہ ولیم نے پچھلے کئی دنوں سے اسے شکل نہیں دیکھی تھی۔ ولیم کے ساتھ ساتھ نیل کے جارج کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ وہ تینوں اکثر کیمپنگ کے لیے جاتے تھے، پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کافی کچھ بدل گیا۔ کیوں، اس کے بنا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا؟ ولیم نے موبائل سے سر نہیں اٹھایا۔ وہ موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ اسکرین سے پھوٹتی نیلی روشنی اس کے چہرے کو واضح تھا، پریشانی کا زخم بھر چکا تھا۔ کھانا تو میرا ہضم ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ نیل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر کسی پر کرش ہو گیا ہوگا۔ وہ دیکھ کر موبائل کو رہا تھا، پر کان نیل کے سن رہا تھا۔ اس بار یہ کرش سے کچھ زیادہ ہے۔ دل میں گدگدی سی ہوئی۔ ولیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا یا کہتا، ریسٹورانٹ کے باہر ایک لمبی چمچماتی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور چمچماتے بوٹ دکھائی دیا، اور اس کے ساتھ ہی جارج باہر نکلا۔ سیاہ ڈریس سفید شرٹ پہنے، سیاہ کوٹ کو بازو پر پھیلائے وہ شان سے کھڑا تھا۔ وہ جارج تھا، جوزف پیٹرسن کا بڑا بیٹا۔ اسے پورا ایڈنبرا جانتا تھا۔ وہ ہر موقع پر، ہر تقریب میں مسٹر جوزف کے ساتھ ہوتا تھا، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا وارث، اور آج وہ آن بان شان میں بالکل مسٹر جوزف لگ رہا تھا۔
نیل اور ولیم نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا، بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ولیم کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا، جبکہ نیل کا جبڑا کھل کر نیچے گر چکا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ موبائل کے کئی کیمروں کی فلیش لائٹ میں وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ یہ جارج ہے نا، تمہارا بھائی جارج، اپنا جارج؟ ولیم کے پہلو میں کھڑے نیل نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ دونوں ہاتھ کمر پر جمے تھے اور منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ خوشبو میں رچا بچا ہلکے گھنگرالے بالوں والا جارج لمحہ لمحہ ان کے قریب ہو رہا تھا۔ ہیلو بوائز، وہ ان کے قریب آ کر رکا۔ ولیم اور نیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئے۔ اگر اسے گرومنگ کہتے ہیں تو یہ ورلڈ بیسٹ گرومنگ تھی۔ پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھا اور اب وہ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کا ڈائریکٹر تھا۔ مبارک ہو، اس نے ایک وقار سے اپنا ہاتھ نیل کی جانب بڑھایا۔ ولیم اور نیل کی گردن ایک ساتھ جھکی، نگاہیں اب اس کی قیمتی گھڑی پر جم گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی گھڑی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ انہیں بت بنا دیکھ کر جارج گویا ہوا۔ نیل اور ولیم کے رد عمل نے اسے محظوظ کیا تھا۔ آس پاس کے خسر پسر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کسی خواب سے جاگے۔ نیل نے مسکرانے کی کوشش کی پر چہرے کی حیرت کم نہ ہو سکی۔ اس نے جارج کو ہاتھ تھام لیا۔ تم تو پہچانے نہیں جا رہے ہو۔ نیل نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ جارج نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ ولیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر جارج کی پیشانی چھوئی۔ دراصل جارج دنوں میں بدل گیا تھا۔ یہی پریکٹیکل لائٹ کی پاور ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اعتماد آتا ہے، شخصیت میں وقار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ انسان جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جائے تو اسے سے بہترین گلو اپ کوئی نہیں ہوتا۔ سر تمہارا پھٹا ہے، میرا نہیں۔ جارج نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مسٹر اور مسز پٹیل سے ملنے کے کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک گول میز کے گرد دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ برقی کمکموں کی چمک میں سارا منظر حسین لگ رہا تھا۔ ویسے ہی کیفی کھول کے بیٹھ گئے ہو، کوکنگ کا سی بھی آتا ہے تمہیں؟ اس کا کوٹ کرسی کی پشت پر ٹنگا تھا۔ میں مالک ہوں، کوکنگ شیف کرے گا، میں نہیں۔ نیل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ خیر چلو، تم میں سے کسی ایک کو عقل تو آئی۔ فرینچ فرائز کے پلیٹ سے اس نے ایک فرینچ فرائز اٹھاتے منہ میں ڈالا۔ آج تو اس کی شان ہی نرالی تھی۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، بلکہ ان دونوں کو۔ فخر سے جارج کے کندھے چوڑے ہو گئے۔ اس کی عقل تو ایکسیڈنٹ کے بعد دماغ سے نکل کر کہیں گر ہی گئی ہوگی، اس نے استہزائیہ کہتے ولیم کو دیکھا۔ چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ تھی اور ولیم کے لیے تو اسے اس کا یہ روپ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج کل اس کے لیے سب کچھ مشکل تھا۔ خود کو سمجھنا بوجھنا کر وہ یہاں لایا تھا، لیکن ذہن بھٹکا ہوا تھا اور کہاں تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ولیم نے اسے صرف ایک گھوری سے نوازا۔ آج کل اس کی بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے کیوں دل یہاں سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھا رہا تھا جب اس کی نظر آخر میں ایک کونے والی میز پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سفید جالی دار ٹوپی اوڑھے ایک ادھیڑ عمر آدمی اکیلا بیٹھا تھا۔ ولیم کے ٹھٹکنے کر رکنے کی وجہ اس کی ٹوپی تھی۔ شور تھم گیا اور وقت ساکت ہو گیا۔ ولیم کی آنکھوں کے سامنے مسجد کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس ٹوپی نے اس سے کہیں پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ قریب پہنچ کر اس نے اس شخص کو مخاطب کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں رکھے دال چاول۔ یہ شاید اس کا آخری نوالا تھا۔ آدمی نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ خدا کی زمین پر تم کہیں بھی بیٹھ سکتے ہو بیٹا، میں منع کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ پھر اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور ٹشو سے انگلیاں صاف کی۔ اس کا موبائل میز پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے ولیم مزید کچھ کہتا، اس شخص کا موبائل بج اٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اذان کا الارم لگا رکھا تھا اور ولیم کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ الفاظ اسے یاد تھے۔ چونکہ آواز بہت آہستہ تھی لیکن وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ شخص خاموش تھا اور ولیم کچھ بول نہیں پایا۔ 1 2 3 اور جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ موبائل بند ہو گیا۔ اذان ختم ہو گئی اور ولیم کے سامنے پاکستان میں گزرا ہوا آخری دن کسی فلم کی مانند گھوم گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ آدمی نے اب نرم لہجے میں ولیم سے پوچھا۔ وہ خوبصورت نوجوان انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ولیم چونک کر خیالوں سے باہر نکلا۔ وہ کئی لمحے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر بہت سکون تھا، ایک شفیق پن تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ بس اتنا کہہ پایا۔ آنکھوں میں بے یقینی رقم تھی۔ اس شخص نے پہلے ولیم کی پیشانی کو دیکھا جہاں ٹانکوں کے نشان تھے اور پھر
اس کے ہاتھ کو۔ پھر وہ گویا ہوا، کیا تم نے کبھی پاکستانی یا انڈین کھانا کھایا ہے؟ ولیم نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ دونوں ملک گھوم چکا تھا اور دونوں ملکوں کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ میں کافی سالوں سے یہاں موجود ہوں، پٹیل سے اچھے تعلقات ہیں، آج یہاں انڈین کھانا کھانے آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اس شخص کی مسکراہٹ مرہم کا کام کر رہی تھی۔ ولیم کو سکون سا محسوس ہوا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں اسٹیلنگ سے آیا ہوں۔ یہ ایڈنبرا کے قریب ایک خوبصورت قصبہ ہے جسے اسٹیلنگ کہتے ہیں۔ یہ قصبہ اپنی تاریخی اہمیت اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایڈنبرا سے 25 میل کے فاصلے پر موجود یہ قصبہ اسٹیلنگ کیسٹل کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیا تم پریشان ہو؟ اس نے ایک بار پھر ولیم سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اس بار ولیم نے رخ موڑ کر گلاس وال سے باہر دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، ایک خالی پن ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھے گیا، سڑک کے اس پار نظر آتے کافی شاپ کو۔ جو کھو گیا ہے اسے ڈھونڈ لو، آدمی سے چہرے پر شفق سی مسکان سجاتے کہا۔ کیسا پتہ چلے گا کیا کھو گیا ہے؟ اس نے رخ پلٹ کر دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جسے سوچ کر دل کو سکون محسوس ہو۔ بس جان لو تمہیں وہی تمہارا گمشدہ حصہ ہے۔ ولیم بس انہیں دیکھے گیا، نہ بولا۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ایک کاغذی رشتہ ہے۔ وہ کسی بلا کی طرح حاضر ہوئی۔ ولیم ساکت بیٹھا رہ گیا، سینے کے مقام پر شدید جلن ہو اٹھی۔ اور تبھی جارج کی نظر ولیم پر پڑی، اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے فون نکال کر ولیم کا نمبر ملایا۔ فون کے تھرتھرانے پر ولیم جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ جارج کا نمبر دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو۔ وہ آدمی کا شکریہ ادا کرتے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آ کر اب واش بیسن کے سامنے کھڑا ہوا۔ کئی لمحے خود کو آئینے میں دیکھتا رہا۔ موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا اور پانی کا وال کھول کر ایک ہاتھ سے کی مٹھی بھر بھر کر پانی منہ پر پھینکنے لگا۔ سینے میں عجیب سا دہک رہا تھا، کچھ تھا جو جل رہا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکا ہوا تھا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنا آپ اجنبی سا لگا، یہ ولیم جوزف نہیں تھا۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھے گیا، خوبصورت چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور بے اختیار اپنے سینے کے مسلا، لیکن جلن کم نہ ہوئی، مزید بڑھتی گئی۔ اور اگلے ہی پل اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے شیشے پر دے مارا۔ پھر وہ رکا نہیں، 1 2 3 وہ مکے مارتا گیا۔ جبڑے بھیجے ہوئے تھے، آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا، اور پھر ایک چھناکے سے کانچ ٹوٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ٹوٹے شیشے پر جما رہا، کانچ ٹوٹ کر ہاتھ میں گھس گیا۔ گرم گرم سرخ سیال ہاتھ سے بہتا سفید واش بیسن پر گرنے لگا۔ ہاتھ کی تکلیف محسوس ہوئی تو سینے کی تکلیف دور جا سوئی۔ ولیم یہ کیا کر رہے ہو؟ نیل اسے دیکھنے آیا تھا، اور پھر ٹوٹے ہوئے شیشے پر اس کے لہو ٹپکاتے ہتھیلی دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، کندھے سے کھینچ کر اسے رخ اپنی جانب کیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیا کیا؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو پکڑے ہاتھ میں گھسے کانچ کو دیکھ رہا تھا۔ زخم سے رستے خون کو دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی۔ ڈیڈ! اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے چلایا، اور پھر چند لمحوں بعد پورا نیل کیفے خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھیجے بیٹھا تھا، جبکہ ڈاکٹر پٹیل اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہے تھے۔ نیل حیران تھا، جبکہ جارج کی پیشانی پر لکیریں واضح تھیں۔ کچھ مہمان جا چکے تھے، کچھ وہیں موجود تھے۔ عجیب سی سرگوشیاں ہو رہی تھیں، کئی لوگ اس کی تصویر کھینچ چکے تھے۔ جارج نے ایک گہرا سانس لیا، جانتا تھا ایک اور خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تھی۔ آخر یہ ولیم انہیں سکون سے زندگی کیوں نہیں جینے دیتا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ جارج کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، گھر کی جانب روانہ تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور گارڈ اس کے آگے سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں بھائی پیچھے تھے۔ ولیم سیٹ سے کمر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، جبکہ جارج کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر دیکھ اور سن رہا تھا۔ کیفے میں موجود لوگوں میں سے کسی نے ولیم کی ویڈیو بنا لی تھی، لہو ٹپکتا ہاتھ اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ مشہور شخصیت مسٹر جوزف پیٹرسن کے چھوٹے بیٹے نے اپنے ہی دوست کے کیفے میں خود پر تشدد کرنے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ سننے میں آیا حال ہی میں ولیم جوزف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مسٹر جوزف کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ جارج نے گہرا سانس لیتے فون بند کر کے اپنے اور ولیم کی درمیانے سیٹ پر پھینک دیا۔ میڈیا کو تو خبر چاہیے تھی جو انہیں مل گئی تھی۔ وہ اب خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ چہرہ موڑ کر ایک نظر ولیم کو دیکھا۔ وہ سر ٹکائے کتنے سکون سے لیٹا تھا، چہرہ اب پرسکون تھا۔ ہاتھ پر لگا زخم گہرا تھا، جبکہ بیچ پینٹ پر خون کے دھبے واضح تھے۔
کبھی کبھی انسان اندر کی اذیت کو ختم کرنے کے لیے باہر کی تکلیف کا سہارا لیتا ہے۔ ولیم نے بھی یہی کیا تھا۔ ولیم، اس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کی۔ ولیم نے بند آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ سن رہا ہوں، وہ قدر سکون سے بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ جورج غصہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرامہ، مجھے خبروں میں آنا تھا، سکون سے کہتا وہ جورج کو سلگا گیا۔ بکواس بند کرو، وہ دبدبا سا چلایا۔ اسے اپنی اور اپنے باپ کی عزت عزیز تھی۔ تم شروع ہی نہ کرو۔ ڈیفالٹ پیس اب ریچارج ہو چکا تھا۔ جورج نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک نظر اگلی سیٹوں پر بیٹھے ڈرائیور اور گارڈ کو دیکھا جو اس کے باپ کے وفادار تھے، پر اس نے اپنا سر سیٹ پر گرا لیا، بالکل ولیم کے انداز میں۔ پھر وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم پاکستان سے آئے ہو بدلے ہو۔ لہجے کی سختی برقرار تھی۔ بدل تو تم بھی گئے ہو، میں نے تو وجہ نہیں پوچھی۔ اس کی بات سن کر جورج نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے صرف اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، آخر کسی کو تو آگے آنا ہی تھا۔ اچھا، پھر مبارک ہو، تم کامیاب ٹھہرے۔ لہجے میں طنز تھا۔ ولیم، جورج احتجاجاً چلایا۔ کیا تم اپنا منہ بند رکھو گے؟ وہ بدقت بولا۔ اب نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا سال 6 مہینے کے لیے سو جائے۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں ڈیڈ کو بتا دوں گا۔ اس نے دھمکی دی، شاید کام آ جائے، پر ولیم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں تک نہیں کھولی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ کیا تمہاری بیماری لوٹ آئی ہے؟ جورج کی آواز گونجی۔ ولیم کے دل کو کسی نے آری سے چیر دیا۔ اس نے دانت پر دانت جما لیے، ہونٹ بھینچ لیے، چہرے پر اذیت کی داستاں پھیل گئی۔ بیماری؟ کیا وہ بیمار تھا؟ کب سے؟ اگر یہ بیماری تھی تو وہ ہمیشہ سے بیمار تھا۔ اس نے سالوں پہلے ہی خود کو سمجھا لیا تھا کہ اسے ایسے ہی جینا ہے۔ اس کی بیماری کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ نینسی کے جانے کے بعد تو بڑھ گئی تھی۔ اسے اب یہ نارمل لگتا تھا، پر جو آج کل ہو رہا تھا ہرگز نارمل نہیں تھا۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ولیم جوزف ذہنی طور پر بیمار تھا۔ اسے تکلیف پہنچانے والے یہ الفاظ کافی تھے۔ میں ٹھیک ہوں جورج، برائے مہربانی میری فکر چھوڑ دو۔ جورج نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ بڑا بھائی تھا، وہ مہاراجا پیٹر تھا۔ اسے اپنے باقی بھائی بہنوں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ نینسی چلی گئی تھی، ولیم دور جا رہا تھا اور وہ بس دیکھ رہا تھا۔ وہ جب بچپن میں خود کو نارنیا میں پاتے تھے، نارنیا کی زندگی جیتے تھے، اب بڑے ہو گئے تھے تو سمجھ آیا تھا زندگی ناولوں کی کہانیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی فیری ٹیلز کو وہ اینڈ آتا ہی نہیں ہے جس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ لاہور کی گرمی میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت کا اضافہ ہو رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور اسٹوڈیو روم کی گلاس ونڈو سے چھن کر آتی سورج کی شعاعوں کی شدت اب کم ہو رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں چلتا اے سی کمرے کی گرمی کو کم کرنے کی پوری جد و جہد میں تھا۔ ٹھنڈے فرش پر آلتی پالتی مارے فضل زمین پر بکھرے کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد اب اسے خاص انداز میں جوڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں سوئی دھاگا پکڑے وہ سرخ جالی دار کپڑے کو پوری توجہ سے اسٹچ کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے مسلسل کبھی کرسی تو کبھی نیچے بیٹھنے کے بعد اس کی کمر اور گردن اکڑ چکی تھی۔ ہلکے جامنی رنگ کا کاٹن کا جوڑا پہنے جو اب شکن زدہ ہو تھا، وہ بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑے میں قید کیے ان میں پینسل ٹکائے بیٹھی تھی۔ بڑے شیشوں والی اینک ناک پر دھرے تھی اور اس وقت وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکلنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر پلاسٹک کا وہ پتلا کھڑا تھا جس پر اس نے اپنے آدھا تیار گاؤن لٹکا رکھا تھا۔ سفید رنگ کا جالی دار گاؤن زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کا کام ایسا تھا کہ بندہ بس دیکھتا رہ جائے، حالانکہ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا صفدر ایک لڑی میں سرخ موتیوں کو پرونے کی کوشش میں لگا تھا، پر چمکتے موتی ہاتھ سے پھسلے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ بول ہی پڑا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا مشکل پروجیکٹ اٹھانے کی؟ موتیوں کی لڑی پھینک دی۔ اتنا کام اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا جتنا فضل مراز نے اس سے چند دنوں میں کروا لیا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا، جبکہ فضل نے اس کی بات کو سن کر سر نہیں اٹھایا۔ وہ منہمک سی کام میں کرتی رہی۔ صفدر کی باتیں اتنی اہم نہیں تھی کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتی۔ آج کل اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب یہی پروجیکٹ تھا۔ فضل نے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ارسل کے بعد اس نے اگر کسی چیز کو اتنی اہمیت دی تھی تو وہ یہی پروجیکٹ تھا۔ یہ صرف پروجیکٹ نہیں تھا، یہ وہ سیڑھی تھی جس پر قدم رکھ کر اسے آگے بڑھنا تھا۔ یہی سیڑھی اسے اوپر اٹھاتی یا اسے ڈھا دیتی۔ فضل، تم سن رہی ہو؟ وہ کفت زدہ بولا۔ ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا۔ اس پروجیکٹ نے انہیں جسمانی اور ذہنی
طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ آس پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو یہ موقع چاہیے تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس کو شاید موقع مل جاتا، پر فضل مراز کے لیے یہ جیسا آخری موقع تھا۔ اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، اس لیے وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ بحری نہیں ہوئی ہوں میں، وہ بھوے سکڑے بولی۔ گردن ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، خوبصورت ہاتھ نفاست سے سرخ جالی دار کپڑے کے بازو بن رہے تھے۔ سب جا چکے ہیں، مجھے لگتا ہے پوری یونیورسٹی میں صرف ہم رہ گئے ہیں۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ فضل نے چہرہ اٹھایا۔ ملکہ ملون کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی کہ اگر اس نے مزید ڈسٹرب نہ کیا جائے، جبکہ صفدر نے بے چارگی سے چہرہ ابھرا۔ میں نے تمہیں نہیں روکا، تم جا سکتے ہو۔ چہرہ پھر سے جھکا لیا۔ وہ اب سرخ جالی دار بازو جوڑ رہی تھی۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ مروتن بیٹھا تھا، واقعی اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں سکتا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس ڈائن کو دنیا میں کوئی نہیں ڈرا سکتا تھا۔ ڈونٹ وری، میں خود کی حفاظت ایک نرگسی آدمی سے زیادہ کر سکتی ہوں، وہ مصروف سی بولی۔ صفدر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہاری فکر کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاڑ میں جائے فضل مراز اور اس کا پروجیکٹ۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی دبلے پتلے ہو، دیکھو کہیں غائب نہ ہو جانا۔ وہ اب سرخ بازو اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ پتلے کی جانب بڑھی اور ہاتھوں کی جانب سے وہ لمبے دستانہ نما بازو اس کے پتلے کو پہنا دیا۔ ان کا آدھا کام ہو چکا تھا۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر ایک نظر اس پتلے کو دیکھا جس پر ٹنگا سفید گاؤن آدھا مکمل تھا۔ یہ جالی دار بازو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھوں سے ہوتی کوہنی سے اوپر تک جا رہی تھی۔ زمین پر پھیلا سفید گاؤن کا گھیر خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید امتزاج کا یہ گاؤن جب مکمل تیار ہوتا تو کیا غضب لگ ہوتا۔ پرفیکٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی، آنکھوں سے اینک اٹھا کر اوپر بالوں پر جما لی۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کے چہرے سے ٹکراتی پلٹ رہی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کی آنکھیں واضح ہوئی، خوبصورت اور ستاروں سے بھری ہوئی آنکھیں۔ وہ جنہیں دیکھ لیتی تھی انہیں امر کر دینے والی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے کئی پل اس گاؤن کو دیکھتی رہی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں فضل مراز کا پوری واضح تھی۔ ڈیفالٹ پیس نے صحیح کہا تھا، سرخ سفید اور جامنی رنگ میں وہ واقعی بیوٹی لگتی تھی۔ ننگے پیر کھڑی وہ دراز قد لڑکی اپنی آنکھوں میں آنے والے وقت کے لیے خواب سجائے رہتی تھی، وہ خواب جن میں وہ بلندیوں پر راج کرتی تھی۔ صفدر اسے گاؤن کو یوں گھورتے ہوئے ہونکوں کی طرح دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، باقی کام کل کرتے ہیں۔ وہ پتلے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ خالی رہ گئی۔ وہ مزید کھڑی رہتی، پر وہ کرسی پر بیٹھے اپنی سیاہ سینڈل پہن رہی تھی۔ چلو تم الماری کھولو، میں سامان سمیٹتی ہوں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹوڈیو میں بڑی بڑی الماریاں بنی تھی جہاں اسٹوڈنٹس اپنا سامان رکھتے تھے۔ صفدر نے تیزی سے آگے بڑھ کر الماری کھولی۔ اب وہ دونوں سامان سمیٹ رہے تھے۔ کہا، ہاں مجھے بھی۔ وہ اب اپنی آنکھیں مسلتے اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ کاٹن کی بڑی سی چادر کو کندھے پر پھیلا لیا۔ اسے لوکل ہی گھر جانا تھا۔ چلو پھر مجھے کھانا کھلاؤ، میرے پاس تمہارے طرح باپ کے حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ لحاظ کو طاق پر رکھتی گویا ہوئی، سیاہ نفیس سا لیدر کا بیگ کندھے پر ٹانگ لیا۔ حلال کا تو ہے نا، چلو اس سے کھلاؤ۔ صفدر نے بتی سی دکھائی۔ 4 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ پڑھتے ہوئے۔ وہ فضل کو کسی حد تک جانتا تھا، لیا دیا سا انداز۔ اس کی کوئی خاص دوستیں نہیں تھیں، البتہ صفدر کو وہ پسند تھی کیونکہ وہ باقی کلاس فیلوز کی طرح نہیں تھی، وہ کھڑی تھی۔ ہاں کبھی کبھی زیادہ دل دکھا دیتی تھی، پر اس سے کبھی کسی کو ٹانگ نہیں کھینچی تھی، کسی کو نیچے گرانا نہیں چاہا تھا، اور چاہتی بھی کیسے۔ اس کا سارا وقت تو اپنے لیے سیڑھی بنانے میں گزرتا تھا، وہ سیڑھی جو اسے بلندیوں پر لے جاتی، پھر اسے ایسے میں کسی کا خیال کیسے آتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں روم سے باہر نکل رہے تھے۔ پیسوں کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، تم اپنا بل دو، میں اپنا دوں گی۔ کبھی کبھی دوستوں پر پیسے لٹا دینے چاہیے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ یونیورسٹی کے باہر کیفے تھا، دونوں اسی کے جانب جانے کا سوچ رہے تھے۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تم میرے دوست ہو؟ وہ آبرو اٹھائے طنزیہ بولی۔ کیا نہیں ہے؟ صفدر نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ سورج سارا دن چلتے رہنے کے بعد اب مغرب کی اور جا رہا تھا، دھوپ کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ کلاس فیلو ہو وہی رہو، سیاہ سینڈل والی پاؤں آگے دھرتی وہ جلدی دوست بنانے کی قائل نہیں تھی۔ پروجیکٹ پارٹنر بھی ہو، صفدر نے یاد دہانی کرائی۔ پروجیکٹ پارٹنر ہو، لائف پارٹنر نہیں۔ وہ دونوں اب گیٹ کے جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ سڑک پر ان کے سائے لمبے نظر آ رہے تھے۔
बे पनाह ट्रैफिक था। शोर से वो दोनों निकलते जा रहे थे। सामने ही सड़क की दूसरी जानिब कैफ़े था। उन्हें बस ये रश ज़्यादा सड़क को पार करना था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा खौफनाक शौक नहीं पालता। वो बिदक कर उससे दूर हटा। मुबादा कहीं डायन का जहर न फैल जाए। फजर के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, पूरी क्लास में अगर उसका कोई खैर ख्वाह था तो वो सफदर था। तभी वह उससे लड़ाई झगड़ा कर लेती थी। हाँ, वो फजर मराज थी। वह क्लास फेलो को क्लास फेलोज, कलीग्स को कलीग्स और हमसायों को हमसायों ही कहती थी और मानती थी। उसके नज़दीक हर ताल्लुक़ की पहचान अलग होती है और उनकी पहचान बरकरार रखी जाती है। वो जानती थी हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी को दोस्त नहीं कहा जाता। कुछ देर बाद वो कैफ़े के अंदर बैठे थे। शीशे की दीवारों से वाले कैफ़े से अब डूबता सूरज किसी आधे कटोरे की मानिंद नज़र आ रहा था। कैफ़े अभी खुला ही था। पहले आने वाले ग्राहक वही थे। सफदर ने फास्ट फूड ऑर्डर किया तो फजर ने मेज़ पर सर गिरा लिया। उसने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी, जबकि सफदर ने मिंट मार्गरेटा। वैसे एक बात तो बताओ, कुछ याद आने पर सफदर ने पूछा। तुम इंगेज्ड हो ना? तुम्हारा मंगेतर तुम्हें कैसे झेलता है? वह तो कहकर अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। फजर सर नहीं उठा पाई, जहाँ थी वहीं रुक गई। चेहरा एकदम ही सुर्ख पड़ गया। खूबसूरत आंखें गुलाबी होने लगी। खुद पर जब्र करना किस कदर मुश्किल है ना। वो कई लम्हे जैसे सांस ही नहीं ले पाई, जिस्म से सारी जान निकल गई। मंगेतर लब हड़बड़ा कर रह गए। उसने तो धुतकार दिया था। वो मोहल्ले की सबसे हसीन लड़की जो जानती थी वो हुस्न की मलका थी। वो अब मलका मलून ठहरी थी। मलका मलून धुतकारी गई, फिटकारी गई। फिर जैसे कुछ याद आने पर वो सीधी हो बैठी। वेटर अब सफदर का मार्गरेटा और फजर की कोल्ड कॉफ़ी मेज़ पर रखकर पलट गया। कई सानिये वो अपने सामने रखी कोल्ड कॉफ़ी को देख रही थी। कोई था जो याद आया था। विलियम हर किसी पर मेहरबान नहीं होता। वो फॉरेनर कितना बेबाक था, जिसने तारीफ करने में ज़रा कंजूसी नहीं की थी। सफदर ने गिलास उठाया और अंदर झूलता स्ट्रॉ लबों से लगा लिया। उसके मोबाइल पर जूजू की आवाज़ से मैसेज आ रहे थे। ठंडा जूस अंदर गया था। वो ग्रुप चैट में आने वाले किसी मैसेज पर हंस रहा था। कुछ लोग कितने खुशनसीब होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर हंसते रहते हैं। मैं मंगनीशुदा नहीं, शादीशुदा हूँ। फजर की आवाज़ से सफदर के मुंह से जूस बाहर आया और अगले ही लम्हे वो बुरी तरह खांसने लगा। छींटें मलका मलून तक गई और अब वो खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? गिलास रखता वो फौरन सीधा हुआ। चेहरे पर बेयकीनी रकम थी। ये तो सच था, वो झूठ नहीं बोल रही थी। पर कब, कैसे और क्यों? वो हैरान था। फजर कुछ न बोली। उसने खामोशी से कॉफ़ी का गिलास उठा लिया। स्ट्रॉ लबों से दबाते उसने एक नज़र सफदर को देखा। इतना शॉक्ड होने की क्या बात है? तुमसे शादी करने के बाद वो अब जिंदा है कि लुढ़क गया? वो हैरानी में पता नहीं क्या बोल गया और फिर अगले ही पल ज़बान दांतों तले दबाई। मुंह बंद रखो, वो खपकी से बोली। चेहरा बिला वजह सुर्ख पड़ा। क्या वो इतनी जालिम बीवी बनती? क्या पता, इससे भी ज़्यादा। वैसे ये कब हुआ? वो अब संजीदा हुआ। जिस दिन अब्बा चल बसे थे। हाँ, कैसे भूल सकती थी वो दिन? शायद वो कभी ना भूल पाती। सफदर ने समझते हुए अजबात में सर हिलाया। जहाँ तक उसके नन्हे दिमाग को समझ आया था, वो कुछ ऐसी कहानी थी कि यकीनन फजर के बाप के मरने से पहले किसी जानने वाले से उसका शादी करवा दी होगी। वो बताना नहीं चाहती थी। वो जाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं करती थी, इसलिए उसने भी ज़्यादा नहीं किया। और फिर इंसान तो वही है जो दूसरे के गम से हिज़ ना उठाए। कुछ देर वो बैठी रही। अम्मा और अपने लिए बर्गर पैक करवा लिया। पता नहीं अम्मा ने कुछ खाया होगा कि नहीं, यही सोचते वो अपना और अम्मा का बर्गर पैकिंग करवा चुकी थी। थकावट की वजह से लोकल सफ़र करना अजाब लग रहा था। टैक्सी करवाई और फिर अपना सामान उठाती चली गई। उसके जाने के बाद सफदर ने गहरा सांस लिया। पता नहीं बेचारा कैसे झेलता होगा। वो सर झटकते उठ खड़ा हुआ। लहजे में फजर के मराज के शोहर के लिए अफसोस ही अफसोस था, पर वो इस बात से बेखबर था कि उसके शोहर नामदार को जोसेफ पैलेस वाले पता नहीं कैसे झेल रहे थे। डिफ़ॉल्ट पीस। लंबी सिया गाड़ी जोसेफ पैलेस के बाहर आ रुकी। शोफर ने आगे बढ़ते दोनों जानिब के दरवाजे खोले। पहले जॉर्ज बाहर निकला, जबकि विलियम सीट से पुश टिकाए गनुदगी की हालत में था। विलियम, उसकी जानिब आते जॉर्ज ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। विलियम ने आंखें खोलकर देखा और फिर गाड़ी से बाहर निकल आया। चारों जानिब खामोशी का राज था। मुलाजिम छुट्टी करके जा चुके थे और सिवाय पहरेदारों के वो दोनों मतवाजन चाल चलते कई फीट लंबा जोसेफ पैलेस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए।
पैलेस में खामोशी छाई थी। नैनी की तबीयत आज कुछ नासाज थी। वो सरे शाम ही अपने कमरे में चली गई थी। निशा के इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए वो भी नजर नहीं आई। लॉन्ज साफ सुथरा और वीरान था। तुम कुछ खाओगे? लॉन्ज में पहुंचते ही जॉर्ज ने पूछा। विलियम ने नफी में सर हिला दिया। खाना तो पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। वो अपना कोट सोफे पर टिकाते बोला। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल लिए। 26 साला जॉर्ज आज से पहले इतना शानदार कभी नहीं लगा था। जबकि विलियम हौले हौले कदम उठाता सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था। उसे जाते देख जॉर्ज ने आगे बढ़कर उसका बाजू से खींचकर उसे सोफे पर ला बिठाया। मैं कुछ खाने को लाता हूँ, डिफ़ॉल्ट पीस यहाँ से हिलना मत। उंगली से उसे वार्न करते वो किचन के जानिब बढ़ गया, जबकि विलियम सोफे पर टिक गया। आज जो उसने किया था वह उसकी भी समझ से बाहर था। वो बस समझने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके साथ हुआ क्या था। दीवारों पर टंगी जलती मशालों वाला जोसेफ पैलेस वीरान पड़ा था। जाने कितने लम्हे गुजर गए। जॉर्ज वापस आता दिखाई दिया। हाथ में लकड़ी की गहरी भूरे रंग की ट्रे उठाए जिसमें रखा प्याले से भाप निकल रही थी। वो विलियम की जानिब बढ़ता दिखाई दिया। नैनी ने तुम्हारे लिए यखनी बनवा रखी है। यखनी से इश्तिहा अंगेज खुशबू उठ रही थी जो नथनों से टकराकर भूख बढ़ा रही थी। यखनी के ऊपर तैरते हरे धनिये के चंद पत्ते उसे मजीद लजीज बना रहे थे। चलो उठ जाओ, उसने ट्रे मेज पर रखते विलियम से कहा और फिर उसके हाथों के जानिब देखा। एक तोड़वा लिया था, दूसरा कटवा लिया था। ये विलियम भी ना। जॉर्ज ने तासुब से उसे देखते गहरे पेंदे वाले लकड़ी के चम्मच से यखनी भरकर उसके सामने की। जॉर्ज, मेरा दिल नहीं है, वह नकाहत से बोला। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों दिल नहीं कर रहा? उसने बेसाख्ता विलियम के पेशानी को छुआ और अगले ही पल हाथ वापस खींच लिया। उसे तेज बुखार था। उसने गहरा सांस लिया और फिर ज़बरदस्ती उसे चम्मच चम्मच करके यखनी पिलाई। कुछ देर बाद वह उसे पकड़कर उसके कमरे तक लाए आया। डिफ़ॉल्ट पीस, तुम्हें लास्ट टाइम बुखार कब हुआ था? कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुए, पर वह कुछ ना बोला। उसके साइड टेबल पर दवा रखी थी और पानी का गिलास भी। उसे दवा देने के बाद जॉर्ज ने झुककर उसके स्नीकर्स उतारे। वह औंधे मुंह लेटना चाहता था, पर हाथ पर लगे पलस्तर की वजह से आड़ा तिरछा लेट गया। उसे कंबल उड़ाने के बाद जॉर्ज उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल आया। पैंट की जेब में रखा फ़ोन थरथराया। उनकी नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी और उसे आज ही टीम के साथ लॉस एंजलिस के लिए निकलना था। जी डैड, उसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। विलियम कैसा है अब? दूसरे जानिब से लहजे को हत्ते अलमकदूर सर्द रखने की कोशिश की गई, पर तशवीश वाज़े थी। बुखार है उसे, सो गया है। मैं हैरान हूँ, उसे आखिरी बार बुखार कब चढ़ा हुआ था? वह अब सीढ़ी उतरते कह रहा था। मिस्टर जोसेफ ने उसकी बात सुनकर गहरा सांस लिया। कुछ पता चला उसने ऐसा क्यों किया? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सीढ़ियों के उतर आया और लाउंज में रखे सोफे पर जानिब बढ़ गया जिस पर उसका कोट रखा था। फिर वो कोट उठाता बाहर की जानिब बढ़ा। नील से उगलवाओ, उससे कोशिश करो, उसे सब पता होगा, मिस्टर जोसेफ ने सलाह दी कर फ़ोन बंद कर दिया। जबकि जॉर्ज कुछ सोचते हुए पैलेस से बाहर निकल आया। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठा और फिर थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी फिर से एडनबरा की जानिब रवा थी। हर तार जो अनकबूत बुनती है एक नई कहानी की शुरुआत है, जहाँ हर पल एक नए राज की गहराई से उतरता दिखाई देता है। हर तार एक नया राज खोलती है, पर उससे पहले कि वो राज वाज़े हो दूसरा तार उसे ढांप लेता है और इस पर फिर राजों का अंबार एक जाल बना देता है। वो तेज तेज कदम उठाती स्टूडियो की जानिब बढ़ रही थी। सुबह सुबह का वक्त था और यूनिवर्सिटी में चहल पहल नज़र आ रही थी। सफदर अभी तक नहीं आया था, जबकि फजर ने आज सोच लिया था कि आज वह अपने गाउन का 70% हिस्सा मुकम्मल कर लेगी। गीले बाल हल्के जूड़े में बंधे थे। गहरे महरून रंग के शलवार कमीज में वो सिया लोफर्स पहने तेज तेज कदम धरती आगे बढ़ रही थी। आंखों पर चश्मा था और बैग कंधे पर टंगा था। अनकबूत के तारों में छिपे राजों का सामना करने के लिए इंसान को अपनी सबसे गहरी खौफनाक हकीकतों का सामना करना पड़ता है। वो हकीकत जहाँ बुराई हम पर गालिब होती है। वो स्टूडियो में पहुंच गई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने अपने ग्रुप बनाए, अपने काम में मगन थे। इसे देखकर चंद अजीब सी सरगोशियाँ फैल गईं। झुके हुए सर मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहे थे। फजर ने अपना बैग उतारकर बड़े मेज पर रखा और अंदर से अलमारी की चाबी निकाली और फिर वह अलमारी की जानिब बढ़ी। चाबी लगाई और क्लिक के आवाज़ से ताला खुल गया। ये क्या? अगले ही पल अलमारी का सारा सामान उसके पैरों में आकर गिरा। फजर को स्टूडियो की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। डिश डिश डिश, जैसे इमारत ढह गई हो। उसकी पहली सीढ़ी को उसके कदमों से खींचने का इंतजाम किया जा चुका था। वो पुतला उसके पाँव में पड़ा था और उसके साथ ही उसके गाउन के कटे हुए टुकड़े। वो कई लम्हे बेयकीनी से उस कटे हुए
गाउन को देखती रही। टांगों से जान निकल चुकी थी। वो गिर जाने के करीब थी पर खड़ी रही थी। उसके ख्वाब एक बार फिर से आंखों से नोच लिए गए थे। जब्त से मुट्ठियां भींच ली। दिल किया इतनी जोर से चीखे कि सुनने वालों के कानों के पर्दे फट जाएं। पर वो दांत पर दांत जमाए खड़ी रही। उसका पहला ख्वाब अपनी नाकदरी पर उसके पैरों में पड़ा रो रहा था। ख्वाब के टूट जाने की तकलीफ क्या होती है, ये कोई फजर मराज से पूछता। वो खड़ी रही बदबन में, और फिर उसने अलमारी का पट ठा की आवाज़ से बंद किया। जाने अब वो क्या करने वाली थी। अगली किस्त अब 15 दिन बाद इंशाल्लाह जारी है। ये हो गया हमारा 7 एपिसोड कंप्लीट, और मुझे फजर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसके साथ शुरू से कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और अब मैं सोच रही थी डिज़ाइनर बन जाएगी, लेकिन नहीं, अभी भी लग रहा है आगे बहुत ज़्यादा उसके बुरा होने वाला है। और जिसने भी किया है मुझे लग रहा है कि सबके सामने किया है, क्योंकि सब आने से पहले उसकी बातें कर रहे थे तो सबको पता था। तो ऐसा काम तो फिर रईस का पीए ही कर सकता है, लेकिन वो इतना आगे का करने का कोई लॉजिक है तो नहीं इतनी सी बात पर। लेकिन देखते हैं आगे। और प्लीज़ इसमें सफदर का हाथ ना हो। मुझे फ्रेंडशिप सफदर और फजर की अच्छी लगती है। अब इसमें देखते हैं आगे फिर क्या होगा। और मुझे औरंगज़ेब, रईस औरंगज़ेब और अहमद औरंगज़ेब का बेटा लगता है, जो अफक का फादर थे, क्योंकि लिंक दिखाया भी जाता, इसमें ज़्यादातर दिखाया है लिंक, और दोनों के सरनेम भी सेम है इसलिए। और इसमें मनार का और अफक का भी लिंक दिखाया, मतलब दोनों फ्रेंड थे। शादी के बाद भी बात होती थी, इसलिए कह रही हूँ मैं। और देखो क्या निकलता है, और आपको क्या लगता है आप भी ज़रूर बताना। और मैं विलियम और फजर के लिए लव स्टोरी की स्टार्ट होगी जब, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि विलियम भी उल्टे दिमाग का दिखाया है और फजर भी, दोनों को सबको परेशान करके रख देते हैं इसलिए। तो देखो फिर कब, देखो क्या होता है आगे। और बिल्किस का बेटा कौन है, कहाँ है, इतना टाइम हो गया, मतलब 7 एपिसोड पूरे गुजर गए। फर्स्ट एपिसोड से सुन रही हूँ मैं उसके बारे में, लेकिन उसके अभी तक कोई खबर नहीं है। और इतना ज़्यादा उसका सस्पेंस बना रखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वही हीरो हो। बिना आए ही उसकी इतनी चर्चे हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी नॉवल ही ख़त्म हो जाए और बिल्किस का बेटा ही रह जाए। उससे शादी होगी, उससे शादी होगी। तो देखते हैं बिल्किस का बेटा कौन निकलता है। चलो और ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है अब नॉवल। 7th एपिसोड इसके अभी आए हैं, बाकी ये आगे ऑन गोइंग है। अब नेक्स्ट एपिसोड जब राइटर अपलोड करेगी तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़। अनकबूत मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। आज कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 7। क्या कभी आपने अनकबूत यानी मकड़ी को जाला बनते देखा है? ये मकड़ी जाल बनाने का फैसला करती है तो वो एक मुनासिब जगह तलाश करती है जहाँ उसका शिकार मिलने की उम्मीद हो। ये जगह अक्सर दरख्तों, झाड़ियों या दीवारों के करीब होती है। फिर मकड़ी अपने पीछे की तरफ चलकर अपने जिस्म से एक धागा छोड़ती है। ये धागा हवा में लटक जाता है और मकड़ी इसे अपने पैरों से पकड़ लेती है ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। मकड़ी फिर धागों को मुख्तलिफ जावियों में खींचकर जाल की शक्ल देती है। ये धागे मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, जैसे कि दायरे या मसलस, और इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर एक मजबूत जाल बनाया जाता है। मकड़ी अपने जाल को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ धागों का इस्तेमाल करती है। ये धागे खास प्रोटीन से बने होते हैं जो उन्हें लचकदार और मजबूत बनाते हैं। मकड़ी अपनी जाल की देखभाल भी करती है। अगर कोई धागा टूट जाए या जाल खराब हो जाए तो उसे दोबारा बनाती है, और फिर जब जाला बुन लिया जाता है तब वह शिकार का इंतज़ार करती है। जब कोई कीड़ा जाल में फंस जाता है तो मकड़ी फ़ौरन हरकत में आती है और शिकार को पकड़ लेती है। क्या आपने इससे बेहतरीन शिकारी कहीं देखा है जो शिकार के लिए पूरा घर बनाए, इतनी मेहनत करे, इतना बड़ा जाल बिछाए? नहीं। अगर नहीं तो आप यकीनन इस कहानी में देखने वाले हैं। हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, जहाँ फजर मराज, वो नाम जिसमें कोई झुका हुआ हर्फ नहीं, सारे खड़े हुए हर्फ सरिये की तरह अकड़ा हुआ। जहाँ झुकना नाम में नहीं था, फिर जात में कहाँ से आता? वो खूंखार नजरें लिए सफदर को घूर रही थी। प्रोजेक्ट रूम में वो सुर्ख मतवरम चेहरा लिए खड़ी थी। गर्दन की नसें फूली हुई थी, शोले उगलती आंखें और बिगड़ते तासुरात। उसका बस नहीं चल रहा था वो सफदर को कच्चा चबा जाए। ये क्या बकवास है? मौसम गर्मा का आगाज़ था और मई में ही शदीद गर्मी शुरू हो चुकी थी। रूम में इस वक्त चंद स्टूडेंट्स थे जो अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हल्के जर्द रंग का कोऑर्ड सूट पहने, हमरंग स्कार्फ गर्दन में दोनों जानिब से आगे लटकाए, वो सफदर को घूरती डायन लग रही थी।
बाल जूड़े में कैद थे जिनमें पेंसिल अटका रखी थी। जूड़े से निकलते लटे चेहरे के दोनों जानिब झूल रही थी और सर पर ऐनक जमी थी।